सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें गांधी युग जो 1917 से 1947 तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी युग चैप्टर भी बड़ा है क्योंकि गांधी जी जब क्या होते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं तो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से भारत गांधी जी के नेतृत्व में और आज़ादी तक पहुँचता है, तो उनसे रिलेटेड चैप्टर है। तो यह जो चैप्टर है और भी एग्जाम है जिसमें आप देखेंगे कि इससे प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। पहला प्रश्न करा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी कि जो सत्याग्रह का क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया गया। अगर आप देखेंगे गांधी युग से रिलेटेड अगर आप प्रश्न देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि गांधी जी किस तरह से जब दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कोई भी इसमें ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया। अगर सत्याग्रह का वास्तविक में उपयोग आप देखिए 1906 ईस्वी में जब वह ट्रांसवेल में रहते हैं, वहाँ पे एक आंदोलन होता है। आंदोलन इसलिए करते हैं दक्षिण, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके महात्मा गांधी इंग्लैंड से भारत आते हैं उसके बाद वो एक ये व्यापारी के लिए केस को लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाता है। फिर वहाँ पे वो नेतृत्व करते हैं। तो ये जो उनका चरण रहता है, जब 1906 ईस्वी की बात है, 1906 ईस्वी में जब वो ट्रांसवेल में रहते हैं तो वहाँ पे एक पंजीकरण विधेयक लाया जाता है। और वह विधेयक क्या होता है, उसके विरुद्ध गांधी जी आंदोलन। विधेयक ऐसा रहता है कि उसमें कहा जाता है कि सभी भारतीय जो वहाँ पर रह रहे हैं, भारतीय इसलिए रह रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम के रूप में, एक बार एक जहाज़ जब गया था लगभग 1890 ईस्वी में, तो उसमें लगभग बहुत सारे भारतीय को ले गया था। फिर दूसरा खेप वहाँ पे काम करने के लिए जो भी भारतीय वहाँ रह रहे थे उन लोगों के विरुद्ध में यह क्या किया गया था, पंजीकरण विधेयक, जिसमें अंगुलियों के निशान और अंग्रेजी प्रमाण पत्र के लिए जारी करने के लिए कहा गया था कि कभी भी पुलिस जो वहाँ की है आपको देख सकती है, मांग सकती है, नहीं रहने पर क्या कर सकता है, जेल कर सकती है। तो ये जो था कानून, इसको विरुद्ध उन्होंने ट्रांसवेल में आवाज उठाए। तो वहीं पर जब वो इसको विरोध कर रहे थे तो एक नए शब्द की आवश्यकता पड़ी थी, वो सत्याग्रह। तो उनके एक भांजे थे मदन लाल गांधी करके थे, उन्होंने यह शब्द दिया था। लेकिन वो जो शब्द दिए थे वो था, कौन सा शब्द था, वो था सत्याग्रह नहीं था, वो था सदाग्रह था। तो वही सदाग्रह को परिवर्तन कर महात्मा गांधी उसको नया शब्द दिए सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। वही था सत्याग्रह का मूल अर्थ ही हो गया, क्या हो गया, सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मनाना। तो ये जो था सबसे पहले था। लेकिन ऑप्शंस में कि सबसे पहले प्रयोग भारत में कहाँ गया था, ऑप्शन में दांडी चंपारण, तो वह हो जाएगा चंपारण। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, गांधी जी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर कर भारत आते हैं, कब आते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके, वो आते हैं 1991 में आते हैं डिग्री लेकर। उसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला के मुकदमे के मामले में वह 1893 में जाते हैं। क्योंकि जब वो भारत आते हैं, हालांकि 2 साल रहते हैं, तो वो उतने क्या होते हैं, जो दाव पेच होता है क्या एडवोकेट का, वकील का, उसमें वो क्या होता है, काफ़ी उनको सफलता नहीं मिलता। फिर वही दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ से रहेंगे 1893 से 1915 ईस्वी थे, यानी कि 1915 तक रहेंगे। 15 में ही तो आगमन हो जाएगा, 14 तक रहेंगे, 15 में वो आगमन करेंगे भारत, और वो दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे, शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे पहला इनका रहेगा चंपारण आंदोलन, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से राजकुमार शुक्ला जी, जब वो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें आप देखेंगे 1916 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, उसमें पहली बार राजकुमार शुक्ला जी से मुलाकात होती है इनकी। और राजकुमार शुक्ला जी इनका इस तरह से पीछा पकड़ते हैं कि गांधी जी उनसे इरिटेट होने लगते हैं। और जब आप उन्हें पढ़ेंगे सत्य के इनका बुक जिसमें लिखा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे गांधी जी जो है अपने बुक में इस चीज़ का जिक्र किए हैं कि किस तरह से क्या होते हैं ये जो होते हैं चंपारण के जो किसान होते हैं, है ना, राजकुमार शुक्ला जी, उनके पीछे पड़ते हैं। और इस तरह से वो पीछे पड़ते हैं कि जब तक वो चंपारण नहीं जाते हैं उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। अंत में महात्मा गांधी तो इनसे शुरुआती में तो इरिटेट हो गए थे, लेकिन अंततः वह क्या होना, महात्मा गांधी को झुकना पड़ा। और ये इनसे पहले कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुने थे, और ये पता नहीं था कि नील की खेती भी भारत में कहीं इस तरह से अंग्रेजों को शोषण के द्वारा संपन्न किया जा रहा। तो वही फिर इनके कहने पर वो क्या होते हैं 1917 ईस्वी में 10 अप्रैल के आसपास में वो पहुंचते हैं। उसके बाद यहीं पर आप जाएंगे तो पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात होगी, कांग्रेस अध्यक्ष जेपी कृपलानी से बात होगी, अनसुईया बेगम, यहीं पर वो सभी क्या होंगे, इनसे मिलेंगे। तो प्रश्न ये भी देखने को मिल जाता। तो वही करा सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयुक्त वो प्रयोग जो किए थे सत्य के लिए आग्रह का प्रयोग, यहीं पे चंपारण आंदोलन में क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा कहा गया। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
और ऑप्शन में है दांडी, तो दांडी की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दांडी यात्रा किस तरह से असहयोग आंदोलन के बाद जब सविनय अभांगे आंदोलन जब स्टार्ट किया जाता है तो वो दांडी मार्च से स्टार्ट होता है, जो क्या होगा हम लोग देखेंगे कि 12 मार्च से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को वो 78 सहयोगियों के साथ लगभग 240 मील की दूरी तय कर, यानी कि 1885 किलोमीटर की दूरी तय कर वो कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। तो उसके भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे गांधी जी का यह जो आंदोलन है, पहली बार नमक आंदोलन को तोड़ते हैं, उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं ये आंदोलन काफ़ी बेहद होता है, उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आप देखेंगे इसी दांडी युद्ध के बाद फिर क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा, फिर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन जैसे ही भाग लेंगे तो उनके वहाँ पर जो क्या किए थे, जिस चीज़ को उद्देश्य को लेकर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं वहाँ पर उस चीज़ की चर्चा नहीं होती है, इससे वो नाराज़ होते हैं, सफलता नहीं होती, आकर फिर सविनय अभांगे आंदोलन स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। खेड़ा आंदोलन हम लोग वह भी देखेंगे 1928 में अहमदाबाद जब मिल आंदोलन करेंगे तो उसके बाद वो खेड़ा ही पहुँचेंगे। हालांकि वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जो गाइड है महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया जाता है। इसी में से क्या होता है कि अकाल आने के बावजूद, सूखा पड़ने के बावजूद भी वहाँ किसानों से ज़्यादा कर लिया जा रहा था, खेड़ा में लगभग 50% ज़्यादा था। तो उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या कहता है, किसान अपना एक शपथ पत्र देते हैं और कहते हैं कि जो मेरे साथ मतलब जिस उद्देश्य के लिए कर दिए जाना था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा, इसलिए हम उसकी जगह पर अपने सामानों की कुर्ती जब्ती करवाएंगे उसके अन्यथा में, क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा। वही शपथ पत्र सबसे लेते हैं सभी किसान अपने बदले में, क्या होते हैं ये प्रतिज्ञा को जारी रखने के लिए कि जो कहा गया था वो नहीं हो रहा, उसके बदले में हम करेंगे, वही होता है। फिर लास्ट में इसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार ये चीज़ शो नहीं करती है कि खेड़ा आंदोलन में किसानों के सामने झुकी है, हालांकि धीरे धीरे कर वो कर वसूलना खत्म करती है, धीरे कर देती थी। ये था। उसके बाद उससे पहले अहमदाबाद मिल, क्योंकि मार्च में अहमदाबाद मिल होता है और उसके बाद खेड़ा यहाँ जाते हैं, खेड़ा जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ भी कन्फ्यूज हो जाता है कि कभी खेड़ा आंदोलन हुआ कि अहमदाबाद आंदोलन। तो ध्यान में रखिएगा, पहले अहमदाबाद आंदोलन हुआ जिसमें वो भूख हड़ताल करेंगे, 21 दिन करेंगे, उसके बाद जिसमें क्या हो जाएगा मजदूरों के लिए जो पेमेंट है, जो उसका वेतन था उसमें वृद्धि किया जाएगा 35%, वो भी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था सत्याग्रह, और इसलिए इन सभी पे टॉपिक पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि गांधी जी हैं जब वो आते हैं तो इस तरह से भारत में आते हैं तो उनका पहला जो आंदोलन होता है वो चंपारण आंदोलन ही, चंपारण सत्याग्रह ही रहता है, जिसमें वो नील के खेती के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाते हैं और उसमें उनकी सफलता भी मिलती है। सत्य के लिए आग्रह के आधार पर वह वहाँ आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट 2 में देखिए, कह रहा अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। देखिए कह रहा कि जो अफसर थे कैप्टन सॉन्डर्स को गोली द्वारा क्यों मारा गया था, तो हम लोग कहानी को समझते हैं। बात है कैप्टन सॉन्डर्स को जो गोली के द्वारा, इस ऑप्शंस में तो चारों ऑप्शंस में तो पर्याप्त डी ही होगा भगत सिंह। क्यों, कब, कैसे होगा, उन परिस्थिति को समझते हैं कि आखिर में कैप्टन सॉन्डर्स को गोली क्यों मारा जाता है। क्या होता है कि ये घटना है कब, 1928 ईस्वी को। क्या होता है कि इसी समय आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत आता है तो क्या हो जाता है, इसका विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे वो क्या थे, वो अंग्रेज थे। तो इसी को लेकर विरोध किया जाता है, और इस विरोध जो किया जाता है इसमें क्या होता है कि जो लाला लाजपत राय होते हैं उनकी क्या होता है, इस दरमियान में उनको काफ़ी उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, और इस दरमियान में घायल होकर उनकी 1928 ईस्वी में 17 नवंबर को मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के बाद आंदोलन और उग्र हो जाता है, और जो आंदोलनकारी रहते हैं वह लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए सोचते हैं। और वो कौन आंदोलनकारी रहते हैं, वह रहते हैं HSRA रहते हैं, उसके आंदोलन करता रहते हैं। यानी कि क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये क्या था, ये जो पार्टी बनी थी वह HRA से बनी थी, क्योंकि HRA में पहले कौन रहते हैं, बटुके हुए रहते हैं, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये वही है जिन्होंने काकोरी कांड का क्या किया था, घटना को अंजाम दिया था। और वही घटना के बाद ये आंदोलन, जब 4 लोगों को फांसी पड़ते कमज़ोर होता है, इसमें चंद्रशेखर आजाद जुड़ते हैं, फिर इसमें नाम में परिवर्तन कर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया जाता है, और उसमें से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी रहते हैं। और ये अंजाम देते हैं किसको, ये अंजाम देते हैं लाला लाजपत राय के मौत का बदला का अंजाम देते हैं। वह घटना है कब, जब मृत्यु होती है 1928 ईस्वी में, वही उसके बाद दिसंबर में, नवंबर में मृत्यु होती है, दिसंबर में 17 दिसंबर को इसके लिए उसके हत्या का दिन चुना जाता है। हालांकि जो हत्या किया जाता है वो कौन रहता है, वो रहता है स्कॉट को मारना होता है, लेकिन मिस्टेक से सॉन्डर्स आ जाता है। तो क्या होता है, देखिए समझिए, वो क्या होता है, एक स्कूल में उस टाइम शीतकाल का ऋतु होता है,
तो क्या होता है, जो स्कॉट रहता है वह एक विद्यालय में जाता है और ये बात पता चल जाता है किनको, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और जयगोपाल को। तो वे चारों क्या होते हैं, वहाँ पे उस कॉलेज में जाते हैं और उनका पीछा करते हुए जाते हैं और क्या करते हैं, पहले जो है जयगोपाल साइकिल से पहुँचते हैं और वो साइकिल रोक कर उसे खराब होने के मुद्रा को दर्शाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी जाते हैं, वह कॉलेज के आगे वाले गेट से पीछे में नुक जाते हैं। उनके पास एक जर्मन मेड रिवाल्वर रहता, 10 गोली रहता, निशाना भी काफ़ी अच्छा रहता। और राजगुरु को साइकिल चलाना आता नहीं, वो पैदल पहुँचते हैं और भगत सिंह रहते हैं। अब क्या होता है, यह दोनों क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं और रेडी इस आधार पर कि जयगोपाल के इशारे पर, और जैसे ही उस कॉलेज से क्या होता है, स्कॉट की जगह सॉन्डर्स निकलता है और ये लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे निकलता है, जयगोपाल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है क्योंकि वो साइकिल खराब करने का बहाना दिखा रहे थे, और वो जैसे इंडिकेट करते हैं, राजगुरु और ये भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा ये गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, अन्य किताबों में आप देखेंगे कि पहला गोली जयगुरु के द्वारा ही, राजगुरु के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स में इसमें भगत सिंह का भी वर्णन है। तो यहाँ पे तो राजगुरु का चर्चा हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग भगत सिंह मान के चलेंगे। पहला गोली इनके द्वारा, राजगुरु भगत सिंह के द्वारा चलाया जाता है और जैसे ही वो पहला गोली खाकर नीचे गिरता है, जैसे ही यह लोग आगे बढ़ते और अन्य 5 गोलियाँ पटापट पटापट क्या करते हैं, वो और गोलियाँ इनके शरीर में दाग देते हैं। उसके बाद ये सभी लोग भागने लगते हैं। कौन कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल, राजगुरु और भगत सिंह। फिर उसके बाद क्या होता है, एक अंग्रेजी सिपाही, हालांकि वो भारतीय ही रहता, चमन सिंह उनका पीछा करता है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद उनको क्या करते, एक बार चेताते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हालांकि चमन सिंह नहीं मानता और आगे बढ़ता, भगत सिंह उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये घटना को अंजाम देते हैं और इस घटना के बाद एक और घटना हो जाता है, भगत सिंह जाकर असेंबली में बम फोड़ते हैं और हालांकि वहाँ से वो भागते नहीं हैं और यही कहते हैं कि बहरों के कान को क्या करने के लिए, कान खोलने के लिए हम ये बम मारे। हालांकि जो खाली रहता है वो असेंबली चल रहा होता है तो वहाँ पे वो बम फेंकते हैं और यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं। जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, फिर वो मुकदमा क्या होता है, सॉन्डर्स वाला भी मुकदमा वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और उसके विरुद्ध फिर आप देखेंगे कि 23 मुकदमा स्टार्ट होता है और 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या कहता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को फांसी दिया जाता था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था, किस आधार पर दिया गया था, ये क्रम था, किस तरह से कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या होती है, उसके बाद फिर भगत सिंह के द्वारा एक और असेंबली में बम कांड फेंका जाता, वहीं पर वो गिरफ्तार होते हैं, फिर यह भी मुकदमा खुल जाता है और इस पर केस स्टार्ट होता है। एक में आजीवन कारावास, मृत्युदंड होता है, इस तरह से तीनों को मिलेगा। तो ये कहानी था जो हम लोगों ने समझा। तो कैप्टन सॉन्डर्स तो हो जाएगा ऑप्शन में भगत सिंह है। हाँ, अगर राजगुरु होता तो हम लोग विचार करते, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहाँ पे राजगुरु ही बोला गया, पहला गुरु राजगुरु के द्वारा चला गया। लेकिन आप देखेंगे तो भगत सिंह भी वहाँ पे दोनों साथ ही में थे, तो कुछ में भगत सिंह भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जय हिंद का नारा। ये जय हिंद का नारा दिया जाता वह सुभाष चंद्र बोस। तो आइए, कब और किन परिस्थिति में, तो आपको यह समझना होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। हालांकि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना होती वह 1915 ईस्वी में होता है, लेकिन जो मेन रूप से जब वो नेतृत्व करना स्टार्ट करता है, वो जब सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आता है, वहाँ से इसकी क्या हो जाती है, नेतृत्व करना, यानी जो होता है वह नेतृत्व इसका स्टार्ट होता है। तो ऑप्शंस में आपको क्या मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस ही मिलेगा, है ना, वो आपको रास बिहारी बोस नहीं मिलेगा। हाँ, जब वो मिलेगा तो हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि सबसे पहले है जो 1915 से अफगानिस्तान में उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी आज़ाद हिंद फौज को, तो आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था, लेकिन वास्तविक इसका नेतृत्व कब स्टार्ट होता है, वह होता है सुभाष चंद्र बोस के, जब 1943 ईस्वी में। क्या होता है कि जब आपको क्या होता है कि जर्मनी जब है रूस के विरुद्ध इनको जब प्रयुक्त करने लगता है, किनको, सुभाष चंद्र बोस को, तो ये क्या करते हैं कि जापानी पनडुब्बी के सहायता से जापान के सिंगापुर में पहुँचते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, एक भाषण देते हैं कि हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना होगा, अन्यथा हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से या उम्मीद करने से कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद खुद से चले जाएंगे, यह क्या होगा, भूल होगा। तो ये देते हैं, इस भाषण से काफ़ी रास बिहारी बोस प्रभावित होते हैं और वही 4 अप्रैल 1943 ईस्वी को यह जो है क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का कमान किसको सौंपते हैं, यह सौंपते हैं सुभाष चंद्र बोस को समझते हैं। और यह जब सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हैं तो अब यहीं पर एक होगा, घटना होगा, ये तो आज़ाद हिंद फौज होगा। तो आज़ाद हिंद फौज जब होगा तो यहीं पर वो सिंगापुर में जब वो कमांडर संबोधन कर रहे होते हैं सेना को। हालांकि बता दें आपको कि आज़ाद हिंद फौज के जो सेना थे वह जापान के सहयोग से तैयार किया गया था। जापान के जो बंदी थे, यानी कि जब युद्ध हुआ था तो जापान के द्वारा जो भारतीय बंदी क्या किया गया था, कैद किया गया था, वही कैदियों के सहायता से आज़ाद हिंद फौज लगभग 60,000 सैनिकों को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो वही सबसे पहले सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में देते हैं और यहीं पर जब वो भाषण देते हैं तो दिल्ली चलो का नारा देते हैं। ये घटना यहाँ हो गया आज़ाद हिंद फौज का, जय हिंद का। अब थोड़ा सा हम लोग पहले चलते हैं। पहले क्या है बात है कि जय हिंद का जो सबसे पहले नारा की बात की जाए तो ये
चेमकाक्रम पिल्लई होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कॉलेज में भारत में, उसी टाइम वो अंग्रेज़ों से क्या आज़ादी के लिए जय हिंद का क्या करते हैं, नारा देते हैं। हालांकि वो पढ़ने के लिए फिर कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं। फिर वहीं पर वो जापान नहीं, जर्मनी के नौसेना में जूनियर अफसर का पद संभालते हैं। फिर पिल्लई 1933 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहाँ पे मुलाकात होती है किन, क्या, सुभाष चंद्र बोस से। और जैसे ही वो मुलाकात होती है तो पिल्लई जय हिंद से उनका अभिवादन करते हैं, और यह जो अभिवादन होता है सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी अच्छा लगता है ना। जब ये अच्छा लगता है तो इससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं जय हिंद से, किन से, जय हिंद नारा से। तो वो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का जब स्थापना करेंगे तो उसके लिए यह अभिवादन के लिए जय हिंद का क्या करेंगे, उसे मान लेंगे। तो ये था, कहानी था जो हम लोगों ने देखा कि जय हिंद का नारा जो किसने सर्वघोष किया, वो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वघोष किया। लेकिन प्रयोग किस प्रकार से, चेमकाक्रम पिल्लई के द्वारा किया जाता है। फिर पिल्लई जब उन्हें जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो सर्वघोष करते हैं सबसे ज़्यादा उसको, वह करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो चेमकाक्रम पिल्लई का तो कहीं चर्चा है ही नहीं, अगर होता तो हम लोग विचार करते हैं, उसके बाद जो उपयुक्त आंसर होता वो हम लोग देते। तो ये तो था कि जर्मनी, ये ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में मिले थे, तो वहाँ जाके कौन, चेमकम पिल्लई मिले थे, बाद में किया, तो प्रभावित होकर वो शब्द इन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। फिर जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं तो उसमें उसको ये क्या करते हैं, सर्वघोष बना लेते हैं अभिवादन के लिए। और यहीं पर जब वो मिलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो एक और होता है कि 1941 ईस्वी में कैदियों की छावनी में नेताजी जो संबोधित करते हैं, अंग्रेज का पक्ष छोड़ आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। और वही आज़ाद हिंद फौज में हम लोगों ने देखा किस तरह से जापान में जो कैद थे भारतीय, उस कैदियों के द्वारा इस फौज का गठन किया जाता है। हालांकि बोला जाता है 10 से 11 जो देश थे उस समय उनको मान्यता भी दे दी थी आज़ाद हिंद फौज का। आगे चर्चा हम लोग करेंगे। 4 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान स्वीकार किया। देखिए यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि किस वर्ष, तो वह हो जाएगा 1940 ईस्वी में हो जाएगा। अब आपके मैंने प्रश्न उठाओ कि 1940 में आखिर क्या परिस्थिति वहाँ पर बनी। तो मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र संकल्प पारित किया 1940। देखिए परिस्थिति समझिए क्या होता है कि आखिर में यह पाकिस्तान सबका जो प्रस्ताव का संकल्प 1940 ईस्वी में, उसके पीछे कुछ रीजन रहता है। रीजन यही रहता है कि 1936-37 में क्या होता है, प्रांतीय चुनाव होता है। और आपको पता होगा इस प्रांतीय 11 प्रांतों में चुनाव होता है, और उस प्रांतों में क्या हो जाता है, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के रूप में क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिस इस आधार पर कि वह एक समुदाय का नेतृत्व करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उस क्या 1936-37 के प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, उस 11 प्रांतों में से एक भी प्रांत में मुस्लिम लीग का गठन नहीं होता है, यानी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनती। इससे मुस्लिम लीग अपने आप में काफ़ी असंतुष्ट होती है और उसे डर सताने लगता है कि जिस प्रतिनिधित्व के लिए वो इस पार्टी का गठन किए, उसको क्या हो रहा, उसका वो नेतृत्व कर ही नहीं पा रही है। एक भी सीट नहीं, 11 प्रांत, 3 राज्यों में तो कांग्रेस के पूर्ण बहुमत, और बाकी अन्य राज्यों में आप देखेंगे कांग्रेस का अन्य क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन। जो उत्तर पश्चिम में पंजाब सिंध था, उसके बाद जो पंजाब था, इन सभी क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टी का गठन हुआ जहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व था। तो ये जो चीज़ था वह भी क्या किया, एक डर बैठा दिया मुस्लिम लोगों के नेतृत्व में कि अगर इस तरह हालात रही तो जिस नेतृत्व के लिए जिस पार्टी का गठन किया गया उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये भी था। उसके बाद क्या था कि उस वक्त कांग्रेस के द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य हुआ जिसमें से आप देखेंगे कि क्या हो गया कि कांग्रेस हिंदू को राष्ट्रभाषा कर दिया। उसी समय जो गौवध होता है उसे प्रतिबंध कर दिया, और कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज। तो ये जो है थोड़ा मुस्लिम लीग को क्या हो गया, सत्ता से खोने के साथ उसके नेतृत्व के भावना में थोड़ा क्या हो गया, डर पैदा कर दिया। यह भी कारण हुआ। लेकिन मेन जो उसका जो कारण होता है, जो क्या होता है, जिसके लिए वो पार्टी का गठन हुआ था, एक भी सीट नहीं आने पर, वो काफ़ी उस चीज़ को उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये था उसी दौरान फिर द्वितीय विश्व युद्ध आता है 1939 से 45 ईस्वी में। समर्थन के बदले में सत्ता की भरपूर हस्तांतरण के बदले ब्रिटिश राज और कांग्रेस की भी चर्चा होती है। अब ब्रिटेन से आपको पता होगा, देखेंगे क्रिप्स मिशन भी आएगा, इसलिए आएगा ताकि वो ब्रिटेन को युद्ध में क्या करे, सपोर्ट करे। और भारत की मांग होती है कि हम तभी सपोर्ट करेंगे जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। हालांकि वो डोमिनियन स्टेट देने की भावना रहता है। तो ये भी आगे देखेंगे किस तरह से क्रिप्स मिशन का यहाँ पर क्या कहता है, विरोध किया जाता है, और क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से भारत आता है, क्या योजना रहता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होती हो जाती है। यानी ब्रिटेन हर हालात में चाहता है कि हमें भारतीयों का सहयोग होगा, और उसके बदले में भारतीय जो कहेंगे वो एवं चुकाने के लिए तैयार था। लेकिन ये जो इसकी जो मंशा थी वो स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण आप देखेंगे कि फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये चीज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह पता चल गया था कि ये जो ब्रिटेन है वह क्या है, अपने बात पर अडिग नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की पहले ही मांग कर ली थी, पूर्ण स्वतंत्रता की। तो इस पर वो क्या हो रहे थे, जो
ब्रिटेन के थे, वो उनकी स्पष्ट पारदर्शिता नहीं देखने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या हो गया कि 1936-37 में प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व नहीं करी। फिर कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसा कार्य हुआ जो क्या कर दिया, मुस्लिम लीग को क्या कर दिया, डर भावना पैदा कर दिया उसके नेतृत्व पर। उसके बाद फिर अब देखेंगे कि फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि कांग्रेस और ये ब्रिटिश राज में भरपूर क्या होता है, चर्चा होता है सपोर्ट के आधार पर। फिर कांग्रेस भी मांग करती है, इसी आधार पर फिर देखेंगे कि अब क्या होगा। जैसे ये बात होगा तो अब 11 प्रांतों में से जितने भी सरकार थी कांग्रेस की, वो इस्तीफा देता है। तो अब इस्तीफा देता है तो यहाँ पर कांग्रेस को एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट, यानी कि उसकी तरफ क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है। और वही फिर क्या होता है कि लाहौर में 1940 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 दिवसीय बैठक होती है और ये 22 मार्च से शुरू होता है। और इसी 3 दिवसीय बैठक में इस चीज़ को देखते हुए जो पहले मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, एक भी प्रांतों में पूर्ण बहुमत ना आने के कारण फिर कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुआ जिससे वह उसे अलग कर दिया, है ना। तो इस डर के कारण वह क्या होता है, इसी डर के कारण इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो इस अधिवेशन में भाषण देते हुए वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने इस भाषण में स्पष्ट रूप से कह दिया। तो यही होगा 1940 ईस्वी में जो 3 दिवसीय रहता है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न हो जाएगा कि मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की संकल्प पाकिस्तान स्वीकार कब किया था, वह 1940 से। हालांकि जब ये प्रस्ताव को स्वीकार किया था तो अन्य भी कुछ ऐसे होते हैं क्षेत्र जो भी इस स्वीकार को क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे देखेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री मौलवी कृपा हक ने संकल्प लाहौर, जो संकल्प यही संकल्प लाहौर के नाम से भी ये जाना जाता है, जो प्रस्ताव इसमें पास हुआ था, है ना। तो उसको सपोर्ट करते हैं अन्य मुसलमान क्षेत्र भी। तो ये था, तो वह जगह 1940 जगह। आप देखिए वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिला गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह बलपूर्वक होगा, वह हो जाएगा हैदराबाद। आप देखेंगे किस तरह से भारत आज़ाद होता है। जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय ब्रिटेन जो होती है, वह जो जिसको भेजा गया था यहाँ का आज़ादी के दिलाने के लिए, माउंटबेटन योजना के तहत ही होता है। तो स्पष्ट रूप से वो बोल देता है या तो आपको भारत में शामिल होना होगा या फिर आपको पाकिस्तान में, ये 2 प्रांतों में होगा। अन्यथा अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये 3 प्रस्ताव था। तो वो हैदराबाद क्या चुना, पूर्ण स्वायत्ता का चुना। उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरह से इनकी हरकतों को देखकर यह क्या करना होता है। यह अपने मतलब कहिए कि 85% जो था इस क्षेत्र में हिंदू था, लेकिन जो सर्वोच्च पद पर थे वो मुस्लिम थे। जैसे इसके हेड थे, फिर उसके बाद जो सैनिक कार्रवाई के जो हेड थे वो भी मुस्लिम थे। तो इसके आधार पर क्या हो गया, फिर इनकी गतिविधियों को देखते हुए क्या कर दिया गया, हैदराबाद है जो पाकिस्तान है, वह मोहम्मद अली जिन्ना से इस बात पर सपोर्ट लेने लगा कि हमें आज़ादी चाहिए। उस बात पर जैसे बात ये पता चलता है, फिर और भी हथियारों का भी वो अवैध तरीके से क्या करना पड़ता है, यानी खरीद बिक्री करना पड़ता है। जैसे ये बात पता चलता है किनको, ये क्या कहते हैं, जो उस समय ये होते हैं गृह मंत्री होते हैं, देखिए ना ये माइंड में नहीं आ रहा, वल्लभ भाई पटेल होते हैं, है ना। जैसे उनको ये बात पता चलता है वो क्या होते हैं, अब यहाँ से क्या होगा, एक कहानी और स्टार्ट होगा। हाँ, और एक ऑपरेशन यहाँ पर होगा, वो ऑपरेशन पोलो होगा, है ना। वो ऑपरेशन पोलो यहाँ पर नेतृत्व किया जाएगा। और वो जो नेतृत्व होगा वो किनके द्वारा नेतृत्व होगा, जो हम लोगों ने अभी देखा, वो होगा इनके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो गृह मंत्री उस समय रहते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे बात ये पता चलता है कि हैदराबाद क्या है, वह स्वतंत्र राज्य बने रहने का प्रस्ताव तो दिया है, और साथ में निजाम और सेना के वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम वहाँ पर थे, मुस्लिम कार्यरत थे, लेकिन 80 से 85% मुस्लिम आबादी थी। तो इस तरह से जैसे ये बात पता चलता है कि हैदराबाद क्या कर रहा है, भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित होते हुए वह इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, फ़ौरन इस पर एक्शन लेते हैं। और वो ये सोचते हैं कि इसका उपाय एक ही है, वो सर्जिकल स्ट्राइक है, यानी सर्जरी ही है। तब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई कर 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सेना ने क्या कर हमला कर उसको क्या कर दिया, आत्मसमर्पण करवाया। तो वही शाम तक हैदराबाद की पूरी सेना क्या करती है, हथियार समेत आत्मसमर्पण कर दिए। 5 दिनों तक ये कार्रवाई चलती है और इसमें अन्य बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। तो इस तरह से क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या होता है, बलपूर्वक हैदराबाद को शामिल किया जाता। तो ये परिस्थिति यही था। थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं कि जो हैदराबाद के निजाम जो थे कौन थे, अली खान आसिफ थे। वह फैसला कर था कि रजवाड़ा ना तो पाकिस्तान में जाएगा और ना ही
भारत में शामिल हुआ, क्योंकि जब अंग्रेज होता है वो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य रहने का भी प्रस्ताव देता है, क्या तो आप भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र के साथ भी उनकी और जो एक्टिविटी था वो इस तरह से भारत से अलग एक देश बनाने की कोशिश कर रहा था। उस संबंध में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साइन करवाई कर उसे भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाता है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद? देखिए अभी हम लोग पहुँचे थे क्या होता है, किस तरह से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, और जो द्वितीय चरण होता है आज़ाद हिंद फौज का, उसमें क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का बाद मतलब वहाँ से वह दूसरे उसके जो चरण होता है वहाँ से आज़ाद हिंद फौज के गठन का माना जाता है, जो होता है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है। किस तरह से जब वह सिंगापुर पहुँचते हैं, जर्मनी की पनडुब्बी के सहारे सिंगापुर पहुँचते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, किस तरह से सिंगापुर के टाउन हॉल में जाकर वो संबोधन करते हैं। और ये आज़ाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक थे वो कौन थे, पहले तो 16,000 थे, लेकिन लास्ट में जापानी जो होती है वो जापानी सरकार सहयोग करती है कि जो भी भारतीय सैनिक कैद होते हैं उन कैदियों को उसमें शामिल किया जाता है। और भी और सारे बहुत सारे देश उसको मान्यता भी देती है सरकार को, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होने से पहले वो आज़ाद हिंद सरकार के रूप में जाना जाता था। तो प्रथम चरण था, लेकिन द्वितीय चरण इसका वास्तविक स्थापना के बारे में कहा जाता है, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जापान के सहयोग से आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार पर आएंगे। अंडमान निकोबार के बाद वो क्या होंगे कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी क्षेत्र है, म्यांमार होते हुए बर्मा, कोहिमा, इस पर क्या करेंगे, 4 अप्रैल यानी फरवरी से लेकर मार्च तक आक्रमण करेंगे और कुछ क्षेत्रों को जीतेंगे। उसके बाद पुनः दोबारा आक्रमण करते हैं, लेकिन दोबारा आक्रमण उधर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, इधर जापानी और आज़ाद हिंद फौज की सेना को पीछे हटना पड़ता। और उसके बाद कुछ सैनिक क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो उसी शहीद में अपने मर्मर भावना से यह वक्तव्य निकालते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही समझिए कि कब होता है, ये सितंबर 1944 ईस्वी में वह संबोधन में, यानी कि उनके जो शहादत दिवस पर जो होते हैं उस पर ये वक्तव्य को वो बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित किससे, वह हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किन परिस्थिति में इन्हें कहा गया था। चित्तरंजन दास जो आप देखेंगे कि किस तरह से अपने परिश्रम के बल पर क्या करेंगे, यह वकालत के क्षेत्र में एक अद्भुत नाम कमाएंगे। और यही देश बंधु CR दास हैं जो अरविंद घोष का लड़ाई जो है, मतलब समझिए कि अपने खर्चे पर वो 7 से 8 दिनों तक कंटिन्यू बहस करते हैं और आखिर में अरविंद घोष को क्या करते हैं, कैद से छुड़वाते हैं। वही अरविंद घोष जब वहाँ से निकलेंगे तो वह क्या कर जाएंगे कि एक ब्राह्मण यानी कि एक योगी बन जाएंगे। तो ये तो एक था। उसके बाद क्या होता है कि 1920 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो 1920 ईस्वी में होता है, इसी में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव किया था। हालांकि शुरुआती में CR दोस्तों इसका विरोध करते हैं असहयोग का, लेकिन लास्ट में ये मान जाते हैं और फिर सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से होता है। और यहीं पर क्या होता है, कांग्रेस के द्वारा ये क्या होते हैं आंदोलन, भारत के आज़ादी में आंदोलन में यह भाग लेते हैं। और यहीं पर कांग्रेस के द्वारा इनके वकील को छोड़ने की बात किया था। और ये वकालत में जितने भी जो धन दौलत जो भी दौलत शौहरत कमाते हैं, यह क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल बनाने में दे जाते हैं। और इसी कल्याण, इसी भावना के उद्देश्य से इन्हें देश बंधु की उपाधि दिया जाता है और देश बंधु कहा जाता है। इस क्या करने के बाद, इस कार्य को करने के बाद इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। वही फिर वो अपना वकालत छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी धन इनके पास रहता है उसके सहायता से अस्पताल और स्त्रियों के लिए भी अस्पताल बनाने का ये काम करते हैं। तो ये था। नेक्स्ट 8 में देखते हैं 1929 ईस्वी में का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1929 का अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। देखिए 1929 का जो अधिवेशन होता है, यह होता है कहाँ होता है, यह होता है लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और इस जो अधिवेशन होता है वह लाहौर में होता है। इसमें और भी अन्य मांगे किया जाता है, जैसे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। उसके बाद इसमें बात किया था पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। और इसी अधिवेशन में क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर क्या किया जाएगा, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और इसी में 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सभी राज्यों, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे कि उस दिन क्या किया जाता है, स्वतंत्रता कांग्रेस का स्वतंत्रता झंडा फहराया जाता है, यानी भारत का स्वतंत्रता झंडा फहराया जाता है। और यही आगे आप देखेंगे कि आखिर में 26 जनवरी के दिन ही क्यों चुना गया 26 गणतंत्र दिवस के रूप में, तो कारण यही था कि इसी दिन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 अधिवेशन हुआ था, इसमें यह संकल्प पारित किया गया था कि 26 जनवरी के दिन पूरे देश में क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता मनाया जाएगा। और इसी अवधि में बहुत सारी जगह मनाया भी जाता है। तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। तो ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या किया गया था, गोलमेज जो सम्मेलन था उसको लेके भी इसमें किया गया था, बहिष्कार का बात किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित, फिर कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी पूर्णतः दायित्व सौंपा गया था यहाँ पे।
क्योंकि आप देखेंगे कि फिर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। तो 26 जनवरी को दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निश्चय किया गया। फिर वही 31 दिसंबर, क्योंकि जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था ना, मैक्सिमम आप देखेंगे कि अधिवेशन दिसंबर में हो रहा था। विशेष अधिवेशन जो होता था कुछ पहले सितंबर में हो गया, है ना, नवंबर में हो गया, वो अलग बात है। लेकिन 1920 में तो 2 ही हुआ था, एक विशेष अधिवेशन और एक जो होता है वार्षिक अधिवेशन, क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। तो ये भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे कहाँ लगाया गया था, तो वही रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1909 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। काफी अच्छा प्रश्न है। वह करता है कांग्रेस के द्वारा 1942। देखिए वही होता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ रहता है और अंग्रेजों को हर हालात में भारतीय सैनिकों का जरूरत होता है, और इस आधार पर वह क्या करता है, क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत भेजता है, और इस आधार पर कि वह भारतीयों को सहयोग करे, भारतीय अगर उन्हें सहयोग करेंगे युद्ध में तो वह भारत को क्या करेंगे, आज़ादी दे देंगे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन जब आता है तो उसका विरोध किया जाता है कि आप तभी हम भारतीय सपोर्ट करेंगे जब पूर्ण स्वराज की बात होगी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात होगी। तो यह क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन में क्या होता है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए डोमिनियन स्टेट की बात होती है। फिर जो चयन होगा संविधान निर्मात्री सभा का, उसमें भी क्या होता है, मनोनीत की बात हो जाती है, जबकि वो स्पष्ट निर्वाचन की बात करता है। तो ये सभी कारणों के कारण क्या होता है, गांधी जी के द्वारा स्पष्ट यहाँ पर क्या कहता है, नहीं देने पर भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी के सपोर्ट में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में करो या मरो का साथ में इसमें नारा भी दिया जाएगा। तो ये था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 10 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए हमने प्रश्न कहा था कि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते तो वह एक भाषण देते रेडियो के द्वारा कि हमें आज़ादी इस तरह से नहीं मिलेगी हाथ पे हाथ धर के बैठने से, हमें आज़ादी तभी मिलेगी जब अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना होगा। इससे रास बिहारी बोस काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके बाद 1943 ईस्वी में लगभग देखिए ना 4 जुलाई या 6 जुलाई है, उसके बाद वो कमान के क्या कर देते हैं, आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस के देते हैं। और यहीं से जो आज़ाद हिंद फौज का गठन का जो वास्तविक है, यहीं से इसका क्या हो जाता है, गठन क्या बात हो जाता है, यानी गठन किया जाता है। और उसके बाद फिर वो यहीं पर क्या करते हैं, जब वो सुप्रीम कमांडर के रूप में आज़ाद हिंद फौज का होता है, वह क्या करते हैं, सैनिकों को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। वह भाषण सिंगापुर के टाउन हॉल होता है, वहीं पर जाकर संबोधन करते हैं। तो दिल्ली चलो का नारा 1944 ईस्वी में वो देते हैं, सिंगापुर में देते हैं। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है कुछ, यहाँ पर सूची 1 है, सूची 1 में कुछ क्या है, नेता का नाम है, उनके बाद उन्हें जो संबोधन के रूप में पुकारा जाता है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी के रूप में कहा जाता था। आप देखेंगे किस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में क्या होगा, वो आंदोलन होगा, यहाँ कराची में होगा, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, वह नेताजी कहा जाता था। याद करिए जैसे ही ये बात हुआ था, जैसे ही वो जो 2 क्षेत्र जीते थे, उसके बाद 6 जुलाई 1940 ईस्वी को रेडियो पर एक बार उन्होंने फिर से संबोधन किया था कि भारतीयों को धन्यवाद, हमने कुछ क्षेत्रों को आज़ाद करा लिया। इसी रेडियो के प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधन किया था, और महात्मा गांधी ने यहीं पर इन्हें नेताजी कहकर संबोधन किया था। तो ये हो जाएगा नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, वह हो जाएगा गुरुदेव हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर विविध वाला चैप्टर में भी देखेंगे, पहले भी रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए असहयोग आंदोलन 1920-22 में क्यों निलंबित किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न कर रहा, असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया। आपको पता होना चाहिए ना कि असहयोग आंदोलन किन परिस्थिति में स्टार्ट किया जाता है। आप देखिए असहयोग आंदोलन किया जाता है 1920 ईस्वी का, हालांकि 1 अगस्त औपचारिक रूप से हो जाता है, लेकिन इसे विशेष अधिवेशन के बाद वार्षिक अधिवेशन में पारित कर इसे 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है। और इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का भी सहायता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले जस्ट क्या हो गया था, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने को रहता है, तो क्या हो जाता है, तुर्की में जो मुस्लिमों का जो सम्मान पद था, खलीफा जो मुस्लिमों का सर्वोच्च पद माना जाता था, वह वहाँ पर उसको विघटन करने की बात करती है। जैसे विघटन करने की बात हो गया तो वहाँ पर खलीफा पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसमें अली बंधु भारत में उसका नेतृत्व करता है। फिर देखेंगे गांधी जी भी नेतृत्व करेंगे, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल में इसके द्वारा काफ़ी लोगों को जागरूक करेंगे, तो गांधी जी भी करते हैं। और जैसे ही जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि वही खिलाफत आंदोलन के यानी कि मुस्लिमों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व यानी उसका भी सहयोग मिलेगा। और जब ये चीज़ रखा गया था कि जिस आंदोलन में एकता जितना अधिक रहेगा वो आंदोलन उतना ही अधिक सक्सेस होगा, तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का बढ़ चढ़ का सहयोग मिला। काफ़ी मतलब कहिए असहयोग आंदोलन काफ़ी, अगर वो घटना नहीं होता तो यह समझिए कि इसी समय भारत का अलग मुकाम पे होता, आप कहिए आज़ादी भी ले सकता था, क्योंकि अब
बृहद क्षेत्र में और काफ़ी सक्सेसफुल आंदोलन रहा। लेकिन जब वो घटना हो गया, अहिंसक घटना हो गया, उसके कारण गांधी जी ने वो अपना आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना के कारण आप देखेंगे कि आंदोलन मतलब कहिए कि एक जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, सब जगह इसके विरोध स्टार्ट, बहिष्कार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक घटना हो जाता है कि गोरखपुर के एक क्षेत्र था गोरखपुर में, उसमें एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला जाता है। इस घटना के आघात होकर वो क्या करते हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे। और जब ये वापस लेंगे तो बहुत सारे नेताओं को यहाँ पर दिक्कत भी होगा, दुख भी होगा, जिसमें आप देखेंगे इसी दुख के आधार पर एक अलग पार्टी का गठन होगा, स्वराज्य पार्टी का गठन होगा, सिया चित्तरंजन मोतीदास नेतृत्व के नेतृत्व में। ये तो था घटना। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया, कब स्टार्ट हुआ, वो भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट देखिए 13 में कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ होता है अमृतसर में। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्या होता है बैसाखी के दिन कि जब बैसाखी खत्म होता है तो उसके बाद मेला का आयोजन होता है। तो वही अमृतसर में एक जगह होता है, हालांकि उसके पहले भी तनावपूर्ण स्थिति था अमृतसर में, पंजाब में तनावपूर्ण स्थिति था, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो बैसाखी का दिन होता है, वहाँ पर एक मेला का भी आयोजन किया जा, मेला भी लगा हुआ था। तो बहुत सारे जो ग्रामीण अन्य क्षेत्रों से लोग आए थे, उस आधार पर वहाँ पर जमा होते। और जो ये जो जलियांवाला बाग है वो चारों ओर से बड़े बड़े ऊंचे मकानों से था, यानी मकानों के बीच में एक पार्क था और एक संकीर्ण रास्ता जाने का, एक ही रास्ता जाने आने का था। वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होता है मेले के भी उद्देश्य से, और वहाँ पर कुछ लोगों का भाषण भी होना था। और यह जो भाषण होना था वह था कांड था कि उससे पहले कि जो 13 अप्रैल को घटना होता है जलियांवाला बाग, उससे पहले कुछ दिन कि डॉक्टर ये सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता, और गिरफ्तार करने के बाद उनको काला पानी का सजा दिया जाता। इसके विरोध में वायसराय को भी जनता इसकी मांग करती है, लेकिन वायसराय इसको खारिज कर देता है। इसी के विरोध में कहिए कि वहाँ पर एक शांतिपूर्ण भाषण किए जाना था। तो क्या होता, शांतिपूर्ण भाषण था, नेता भी इकट्ठित थे, बहुत सारे लोग, भीड़ भी था। वहीं पर क्या होता है कि जनरल डायर के नेतृत्व में 90 सैनिक वहाँ पर एंट्री करते हैं, और जो नेता रहते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि जैसे एंट्री करते हैं सभी लोग देखने लगते हैं। नेता बोलते हैं शांतिपूर्वक रहने का, समझाते का। और यहीं पर जनरल वो डायर होता है, उसके नेतृत्व पर जनरल डायर क्या करता है, अपने सैनिकों को यह आदेश दे देता है गोलियां चलाने को। लगभग 16 राउंड गोली चलता है, 1650 राउंड कहिए, है ना, इतना गोलियां चलाई जाती है, 10 मिनट तक लगातार चलता। मतलब कहिए कि ऑफिशियली रिपोर्ट तो एक जगह 364 है, एक जगह तो 384 है। तो ये था, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि 1000 से अत्यधिक लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए। मतलब एक कुआं वहाँ पे था, लोग बचने के लिए जब गोलियां चल रही थी तो उस कुएं में कूदना स्टार्ट किया था, कुआं भी भर चुका था। तो ये भयानक घटना था, जिसमें से आप देखेंगे फिर किस तरह से उधम सिंह इसका बदला लेने के लिए ठीक कुछ समय बाद 1940 ईस्वी में जनरल डायर को इंग्लैंड पहुँचकर उसके गोली से हत्या कर देगा। हालांकि जनरल डायर की मृत्यु प्राकृतिक पहले ही हो जाती है, शायद पैरालिसिस के कारण हो जाती है, लेकिन जनरल डायर रहता है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, वह उसको बढ़ावा देता है, वह एक न्यायाधीश भी होता है। तो उसको अब उधम सिंह जाकर वहाँ पर क्या करेगा, इंग्लैंड जाकर उसका पता लेगा। तो आगे कहानी वो चलेगा। तो जलियांवाला हत्याकांड वो अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, याद करिए नमक सत्याग्रह कब हुआ था। ये जो दांडी मार्च है, ये नमक सत्याग्रह दांडी मार्च है, इसी को कहा जाता है। इसकी स्टार्ट हुआ था जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता। असहयोग नहीं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यह होता है 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च से ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट होता है, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी और अन्य सहयोगियों के साथ, यानी 78 सहयोगियों के साथ वो क्या करते, अहमदाबाद से लगभग 384 किलोमीटर 385 किलोमीटर 240 मील दूर पैदल चलकर वो क्या करते, नमक कानून को तोड़ते हैं। और नमक क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह के रूप में भी ये जाना जाता है। तो इसमें प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि इनके साथ और भी कौन थे, है ना, तो वो भी चर्चा हम लोग कर लेंगे आगे कि इनके साथ में और भी उपस्थित थे, ये थे, एक का ध्यान नहीं आ रहा, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये होते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था, तो 12 मार्च। वह जो दूरी तय किए थे कितना किए थे, तो दोनों प्रश्न होता, कभी 385 किलोमीटर भी दिया हो रहा था, कभी 240 मील भी रहता। कितने सहयोगी थे, 78 सहयोगी से। उसके बाद फिर जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो एक जगह वह क्या रहेगा, देखिए ना, गुजरात का ही एक जगह है, वहाँ पे एक होने वाला था, सभा का आयोजन होने वाला था। हालांकि गांधी जी इसके बाद गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही नमक आंदोलन हो, गांधी जी आगे बढ़ेंगे, यह भी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि जब वो दांडी आत्मयात्रा पर जाते हैं तो प्रश्न ये भी देखने को मिलता है, क्या उनके साथ महिलाएं थी, तो बिल्कुल वहाँ पे महिलाएं भी इनके साथ दी थी दांडी मार्च में। तो आगे बढ़ते हैं, गांधी जी गिरफ्तार होंगे, फिर देखेंगे कि गांधी जी कि क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में काफ़ी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। तो गांधी इरविन समझौता होगा, गांधी जी फिर भाग लेंगे गोलमेज सम्मेलन में। वहाँ पे भी जो लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस की तरफ से गांधी जी से, वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होती है, वह सफल माना जाता। गांधी जी फिर से असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, फिर वो गिरफ्तार होंगे।
तो ये कहानी है, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तो नमक सत्याग्रह के बारे में था जो 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, कभी कभी छोटा डेट भी दे देता, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चला था। नेक्स्ट देखिए 15 में निम्नलिखित में से किस कीर्ति के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि आखिर में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी क्यों दिया गया था। तो एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि क्या था कि सॉन्डर्स की हत्या करते हैं, सॉन्डर्स की हत्या के पीछे कारण क्या होता, कारण यही रहता कि जो साइमन कमीशन आता है उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि साइमन में सभी सदस्य क्या थे, भारतीय कोई नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, इसका विरोध किया जाता। साइमन गोवेक का नारा लगता, उसमें क्या करते हैं, लाला लाजपत राय भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय पर लाठियों से बर्बरता से उन पर प्रहार किया जाता और इस प्रहार के कारण कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बहुत सारे क्रांतिकारी जो नेता होते हैं, गरम दल के जो नेता होते हैं, वो उनको काफ़ी आघात होती है और इस चीज़ को वो बदला लेने के लिए नवंबर में मृत्यु होती है और दिसंबर में इस चीज़ का प्लान बनाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, अस्कॉट की जगह पर सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। और इस हत्या के एवज में फिर क्या होगा, एक घटना और होता है कि असेंबली में बम फेंका जाता है और उस बम में जब बम फेंकते हैं वहाँ से, तो वहाँ से भागते नहीं, वहीं पर खड़ी रहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को कान खोलने के लिए वो बम फेंकते हैं, हालांकि जहाँ बम फेंकते हैं वो खालिस्तानी ही रहता है। फिर गिरफ्तार होता है, फिर मुकदमा उन पर, यह मुकदमा भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931 ईस्वी को तीनों को फांसी दे दिया जाता है। हालांकि आप ऐसा नहीं कहिए कि इस फांसी के विरुद्ध, हालांकि कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय भी इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं, मतलब इसको माफ़ी के लिए बोलते हैं, प्रीवी काउंसिल में भी अपील किया जाता है, लेकिन सभी जगह से खारिज कर दिया जाता है। महात्मा गांधी भी इसके लिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें माफ़ कर दिया जाए, वो मतलब फिर भी नहीं होता। तो इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना, ये जो भगत सिंह सुखदेव है ना, जब आप बात करेंगे तो जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा ये मांग किया जाता है कि उन्हें क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन इस चीज़ को मांगने के लिए इरविन समझदार है, वही दो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होता, यही कि ये जो आंदोलनकारी थे इनके फांसी की सज़ा को टालने की बात वो नहीं मानता। तो हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉन्डर्स की हत्या 1928 ईस्वी में हो जाएगा। काकोरी कांड तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें राजेंद्र लाहाड़ी और अशफाक उल्ला खां, राजप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह सभी चारों को फांसी हो चुका था काकोरी कांड में। वही काकोरी कांड से बनी पार्टी में परिवर्तन कर HRS से HSRA कर वो घटना क्या करता है, अंजाम सॉन्डर्स की हत्या का देता है और एक बम असेंबली में बम फेंकने का भी वो घटना का अंजाम देता है। तो नेक्स्ट देखेंगे 16 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध ही विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था। यह देखिए था वह 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो आइए हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट अधिनियम। ये रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या था, यह जो था यह था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में इसका कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के गठन करने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि था वह गतिविधि किस स्तर तक कायम है, उस गतिविधि को क्या करने के लिए, भांपने के लिए, उस गतिविधि को पता करने के लिए इस जो 1917 ईस्वी में क्या करता है, सिटिजन रॉलेट कमेटी का गठन किया जाता है। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या करता है, 2 रिपोर्टें देता है, इसी के आधार पर 2 विधेयक को पास किया जाता है और एक विधेयक जो होता है यही होता है रॉलेट एक्ट अधिनियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अराजकता क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिवेशन, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होता है वह भी कुछ इसी तरह होता है, लेकिन दूसरा विरोध के कारण वापस कर देता है। विरोध तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध होता है, लेकिन यह इसे क्या करता है, उस विधान परिषद में इसे पास करवा लिया जाता है और पास करवाने के बाद यह 3 वर्ष का कानून अप्लाई हो जाता है, क्योंकि भारत में जो सुरक्षा कानून था ना वह भी समाप्त होने वाला था। तो इसमें क्या था कि बिना किसी के वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है, कोई भी समूह में चल रहा है उसे पकड़कर जेल में डाल सकता है। तो ये सभी इस तरह के इसमें थे, इस तरह का इसमें रूल रेगुलेशन थे, जिसके कारण गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था कि उन्होंने इसे काला कानून कहा था, बिना वकील बिना दलील के कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। तो इसीलिए यहाँ पर वही करा, किसी भी व्यक्ति को कैद करने का उसमें अधिकार था, बिना कोई दोष के, बिना कोई सजा के, बिना कोई वारंट के, इस तरह से ये अधिनियम था। तो इसलिए इस अधिनियम को काला अधिनियम भी कहा जाता है, बिना वकील बिना दलील का भी कहा जाता है। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। तो आप ये चीज़ देखेंगे, हालांकि ये जो असहयोग आंदोलन रहता है यह भी एक कारण रहता है साथ में चलाने का। इस तरह का जो कानून आता है वह काफ़ी क्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे 17 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए गांधी इरविन समझौता को समझते हैं, कब और किन परिस्थिति में होता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट 12 मार्च को होता है, जो दांडी मार्च से होता है, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं और वह दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को 78 सहयोगियों के साथ 385 किलोमीटर यानी 240 मील की दूरी को तय करके पहुंचते हैं। इसमें महिलाओं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है
है ना। एक देखिए ना, एक प्रश्न और भी है, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पर नेता भी साथ में गांधी जी के जाते हैं, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, नमक कानून टूट जाता है, ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाता है अन्य क्षेत्रों में। अब गांधी जी को फिर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि इसमें बोला जाता है 1 साल के अंदर में लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। ये आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर लिया था, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में काफ़ी कुछ सफलता नहीं मिलता, यानी कि इसमें ब्रिटिशर्स को पता चलाता है बिना कांग्रेस के सहयोग से यह सम्मेलन असफल नहीं हो सकता। तो इस बीच में उनको पता होता है कि इसके लिए गांधी जी का सपोर्ट जरूरी है ना। तो वो क्या करता है, गांधी जी से एक समझौता के लिए राजी होता है, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। तो वही 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक देखिए ना, एक व्यक्ति होते उन्हीं के सहयोग से इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है। और इस समझौता में गांधी जी कुछ मांग करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये मांग में ये होता है कि जो भी क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के अलावा जो भी संपत्ति जो जब्त किया गया भारतीयों का, वो उसे वापस कर दिया जाए। उसके बाद वो मांगते हैं कि जो क्रांतिकारी में संलिप्त नहीं हैं उन सभी लोगों को रिहाई कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, वो ये मांगते हैं कि मदिरा, अंग्रेजी शराब, इन सभी के दुकानों के सामने शांतिपूर्वक वो क्या कर सकें, आंदोलन कर सके, इसकी मांग करता था। ये सभी पर तो इरविन राजी हो जाता है, लेकिन वो 2 अन्य मांगे होता है जिस पर वो राजी नहीं होता। पहला होता है, एक होता है कि वही सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी के बारे में, इस पर वो राजी नहीं होता, इसको वो मना खारिज कर देता है। तो इस तरह से गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। उसके बाद गांधी जी क्या होते हैं कि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो राजी होते हैं और वो जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व भी करते हैं। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जिस उद्देश्य के लिए गांधी जी ने गए थे, उस उद्देश्य पर वहाँ पर उसकी चर्चा होती है नहीं। लोग व्यक्तित्व और अपने अपने रियासत की बात करते हैं, जिसके कारण गांधी जी उससे असंतुष्ट होते हैं। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जैसे ही असफल होता फिर से वो आकर क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। ये कहानी था। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि गार्बिन इरविन समझौता क्यों हुआ, कब और किन परिस्थिति में क्या गया, वो भी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा है स्वतंत्र भारत के, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। स्वतंत्र भारत का रहा प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे, क्योंकि जब वो हुआ था तो संविधान बनने में भी टाइम लगा ना, तब ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कहता है, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो वो थोड़ा टाइम लगा, उस समय भी टाइम लगा। और जो यहाँ पर पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर वही पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो श्री राजगोपालाचारी हो गया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक रहता, उसके बाद तो वो पद हटा ही दिया जाता, क्योंकि संविधान बनकर हमारा तैयार हो जाता। उसके बाद चुनाव होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट 19 में देखेंगे किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा संघीय संरचना हुआ, देखिए 1935 का अधिनियम। हालांकि 1919 ईस्वी का अधिनियम था मॉर्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसमें भारत को पहली बार जो चुनाव है उसमें क्या किया गया, एंट्री दिया गया। फिर 1919 ईस्वी में थोड़ा इसको बृहत रूप किया गया है ना, केंद्र स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर उच्च सदन निम्न सदन में विभाजित किया गया, सीटों की संख्या भी बढ़ाया गया। तो क्या हो जाएगा, 1935 का अधिनियम भारत में पहली बार संघीय, यहाँ पर संघ की संरचना जो प्रस्तुत की गई कि किस तरह से जो संघ की संरचना होगा, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के जो स्पष्ट इसमें बात किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि कार्यपालिका 2 भाग, सुरक्षित और हस्तांतरित विषय इसमें शामिल किया गया है। जिसमें सुरक्षित अंग्रेजों के पास होगा, हस्तांतरित स्वास्थ्य कार्य, ये सभी स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी भारतीयों के पास, इस तरह के विषयों को संघीय संरचना लाया गया। फिर आप देखेंगे संघीय केंद्रीय बैंक, यानी कि संघ संरचना को प्रस्तुत करने का इसमें 1935 का अधिनियम में क्या किया गया, पहली बार प्रस्तुत किया गया। जो 1919 था वह क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इन्हीं 2 के नामों से ये अधिनियम बना था, जिसके कारण 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी सुधार भी कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो पहले 60 था, इसमें बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 60 के बाद उनको डायरेक्ट 200 वहाँ विधान परिषद का कर दिया गया, 256 कर दिया गया, विधानसभा का 237 सीटों की संख्या भी इसमें बढ़ाई गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक क्या थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके थे। कौन, गरम दल में, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि यह घटना 1925 ईस्वी को काकोरी कांड वाला दिया जाता है, जिसमें से आप देखेंगे कि किस प्रकार से अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि इन सभी का इसमें अहम पुत्र भूमिका रहता है। भगत सिंह का नहीं रहता है इसमें।
तो कह रहा है कि काकोरी कांड के जो नायक, तो इसमें से नायक तो राम प्रसाद बिस्मिल ही होंगे। इसके अलावा और भी अन्य शामिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, जो अशफाकुल्ला खां किस तरह से उनके पास एक क्या था, जर्मन मेड पिस्टल था, फिर वो ट्रेन को रोकते हैं, फिर वो पैसों से भरी हुई जो क्या होता है बॉक्स होता है, उस बॉक्स को नीचे गिराकर उसे खोलकर उसे लेकर भागते हैं, और गलती से यहाँ पर एक चादर छूट जाता, और वही चादर मेन क्या होता, पूरे षड्यंत्र को खारिज कर, मतलब कहिए कि वो लूप होल वही काम करता है। उस चादर के द्वारा अंग्रेज पता कर लेता अपने गुप्तचर के द्वारा कि यह चादर कहाँ पर है, तो पता चल जाता है किस तरह से यह योजना तैयार हुआ, घटित हुआ। तो जिसमें क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ में 3 अन्य लोगों को इसके विरुद्ध में फांसी दिया जाएगा, जिसमें रोशन सिंह होंगे, अशफाकुल्ला खां होंगे, राजेंद्र लाहिड़ी होंगे। तो यह प्रश्न आगे भी पूछा गया। घटना कब हुआ, वह हुआ 1925 ईस्वी को हुआ। तो यह भी कभी कभी प्रश्न यह भी देखा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया वह कहाँ था, वह गोरखपुर में दिया गया था, और अन्य लोगों को भी दिया गया था। तो इस काकोरी घटना के बाद नेक्स्ट देखेंगे 21 में कह रहा है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो द्वैत शासन को जो परिचित कराया यानी डायरजी, अभी हम लोग चर्चा किए तो वह थे चेम्सफोर्ड थे। मॉन्टेग्यू, हालांकि 19 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू क्या था, भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड क्या था, भारत का वायसराय था। यही द्वैत शासन को परिचित कराया जाता है। इसमें द्वैत शासन का मतलब 2 विषय, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित में शिक्षा आता था, स्वास्थ्य आता था, ये सभी, और जबकि आरक्षित में राजस्व आता था, न्यायालय आता था, सेना, ये सभी था जो अंग्रेज अपने पास रख रहे थे। तो इस व्यक्ति में ये जो द्वैत शासन को जो परिचित करवाया हुआ था 1919 का अधिनियम, जिसमें चेम्सफोर्ड व्यक्ति का था, वह चेम्सफोर्ड जो भारत का वायसराय था। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं मॉन्टेग्यू मार दीजिएगा, है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वही चेम्सफोर्ड व्यक्ति था। विराट सचिव तो कहाँ बैठ रहा था, वो इंग्लैंड में बैठ रहा था। प्रांतों में द्वैत शासन, जिसमें आरक्षित, हस्तांतरित। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 में निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए रॉयल इंडिया जो है, यह जो 18 फरवरी को यह विद्रोह स्टार्ट होता है, मुख्य रूप से क्या हो जाता है, इस आंदोलन के पीछे जो कारण रहता है इंडियन नेवी का, वो रहता है खाना को लेकर होता है। यानी कि आइए थोड़ा सा हम लोग समझ ही लेते हैं, जब ये टॉपिक आ ही गया है तो रॉयल इंडिया का ये होता है कि 18 फरवरी को क्या किया था, भारतीय सैनिकों के द्वारा मांग किया जाता है किसका, एक मतलब कहिए कि खाना को लेकर। यानी कि विद्रोह की शुरुआत नौसैनिक जो सिग्नल्स होते हैं, प्रशिक्षण पोत INS तलवार होते हैं, वहाँ से होती है। नाविकों द्वारा खराब खाना की शिकायत करने पर क्या होता है, अंग्रेज कमान अफसर नस्ली अवमानना और प्रतिरोध का रवैया अपनाते हैं, और उसके बाद इस पर 18 फरवरी को नाविकों का भूख हड़ताल कर दिया। और यह हड़ताल क्या होता है, एक ही दिन में, अगले ही दिन, मतलब कहिए कि फैसल, कोट बैसल, मुंबई बंदरगाह के 22 जहाज़ों तक फैल जाता है। ये जो शुरुआत किस लिए हुआ था, यह हुआ था शुरुआत खाना मतलब खराब खाने की शिकायत को लेकर। उसके बाद नाविकों की मांग बेहतर खाने और गोरे और भारतीयों के लिए समान वेतन, क्योंकि क्या था कि पहले गोरे को 2-2 वेतन दिया जाता था, एक भारत में रहने के लिए, एक विदेश में। तो इस तरह से दोनों में क्या था, विषमताएँ था। तो यह इसके लिए भी विरोध हुआ, साथ में ये भी कारण उठाया गया तथा खाने और गोरे और भारतीयों को सैनिकों के समान वेतन को लेकर हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन शीघ्र ही जितने भी बंदरगाह थे वहाँ पे भी फैल गया, और इंडोनेशिया के सैनिक वापस बुलाए जाने की भी मांग इसमें उठने लगी। विद्रोही के बेड़े थे जो कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें देखेंगे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के झंडे को फहराया गया। इसमें 20 फरवरी को विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक की टुकड़ी भी मुंबई से लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। विद्रोह की खबर फैलते ही क्या हो गया, कराची हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, ये सभी, विशाखापट्टनम, भारतीय जो नौसैनिक जितने भी थे, दिल्ली, ठाणे, मुंबई, जितने भी कोस्ट गार्ड थे, वो सभी इस हड़ताल में शामिल हो गए। और 22 फरवरी को हड़ताल चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। घटनाएं भी हो चुकी थी, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह से एक जो आर्मी बॉक्स जा रहा था उसे भी लूट लिया गया था। यानी 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठानों और लगभग 20,000 सैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, चरम पर पहुंच गया। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ऐसे नाजुक समय में जो तारनहार के रूप में हैं भूमिका में जो कांग्रेस लीग के नेता और मुस्लिम लीग के नेता सामने आते हैं, जिसमें आप देखेंगे जिन्ना की सहायता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत कोशिशों के बावजूद 23 फरवरी को 1946 ईस्वी को नौसैनिकों के समर्पण के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें वही प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्हें आश्वासन दिया जाता है क्या कि कांग्रेस और लीग उन्हें अपना मतलब जो अन्याय है वह प्रतिरोध का शिकार नहीं होने देंगे। उस आधार पर फिर वो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 में
23 में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए, अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोगों ने पहुँचा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी भाग लेते हैं, गांधी जी पुनः भारत आते हैं और फिर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए जब स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार किया जाता है तो पुणे के यरवड़ा जेल में उस समय वो होते हैं। और इसी बीच में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो आवाज़ उठाया जा रहा था कि मतलब अंतिम गोलमेज सम्मेलन का ही है, जिसमें B.R. अम्बेडकर को लेकर, किसको लेकर, ये कम्युनल अवार्ड को लेकर, है ना। तो उसी में क्या होता है कि जो ब्रिटिश रहते हैं, ब्रिटिशर्स प्रधानमंत्री रहता है रैमसेस मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या कहता है, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड लाया जाता है, जिसमें एक पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। अब ये पृथक निर्वाचन क्या था, यानी कि जो दलित समुदाय है उसके लिए 2 वोट दिया जाएगा, एक वोट अपने समुदाय को चुनने के लिए और एक सामान्य जो अभी जिस तरह से होता है, तो इस तरह से 2 बार। तो इसका विरोध उन्होंने, गांधी जी कहा था कि इस तरह से क्या हो जाएगा, जो हमसे नीचे कास्ट के लोग हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, वो हमसे और दूर हो जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, उनको और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसको लेकर वो विरोध करते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो कम्युनल अवार्ड नहीं आना चाहिए, जिस तरह से जो सामान्य है उस तरह से उनकी भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसको लेके दोनों में क्या हो जाता है कि ये जो मतलब पहले तो वो रैमजोन मैकडोनाल्ड को इसको विरुद्ध पत्र लिख कर देते हैं, लेकिन इस पर कोई भी जो मैकडोनाल्ड होता है, रैमसे मैकडोनाल्ड, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और समझिए वो बदलने के निर्णय में नहीं होता। उसके बाद 20 सितंबर को क्या होते हैं, गांधी जी अमरण पर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अनशन पे चले जाते हैं। और जैसे ही अनशन पर जाते हैं उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि ये अंबेडकर के कहने पे ही लाया गया था, अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस चीज़ को पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर इस पर बात किए थे। तो 24 सितंबर को फिर दोनों के बीच क्या हो जाता है, समझौता होता है, जिसमें से B.R. अम्बेडकर है जो क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड में जो पृथक निर्वाचन की बात होती है उसे छोड़ने के लिए स्वीकार हो जाते हैं। यानी कि जो पृथक निर्वाचन, देखिए पृथक निर्वाचन यही होता है कि कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति को उसी विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा वोटिंग किया जाता है, वही था। तो इसका विरोध करते वो तैयार हुआ, हालांकि 71 जो सीट था वह बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है। इस तरह से वो जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध यह क्या किया गया था, विरुद्ध गांधी जी आंदोलन स्टार्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब 23 के बाद 24 में आते हैं। 24 में कह रहा है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों को नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? वो निकट सहयोगी थे राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्या होता है, 1929 ईस्वी में गुजरात के राजकोट में एक छोटी सी रियासत होती है, लेकिन अंग्रेज के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वो होता पश्चिमी भारत के जो सारी रियासतें होती है उस पर वो नज़र बनाए रखता अंग्रेज। उसी में होता है राजकोट पर। उसमें क्या होता है, पहले जो राजवाड़े चले आ रहे थे वह 1930 ईस्वी तक 20 साल अच्छे से राज किया। 1939 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान क्या करते हैं, राज्य को चलाते हैं। और बोला जाता है कि ये जो मतलब कहिए कि अयासी टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो आनंद और वासना में फंस चुके होते हैं। उनका दीवान बीरावल होता है उनके हाथों में। धर्मेंद्र प्रधान का भी जो भी होता है वो रोक टोक नहीं लगाता है, पूरा संपत्ति को बेहिसाब से खर्च किया जाता है। मतलब कहीं जितने भी उसके अंडर में चीनी, सिनेमा लाइसेंस सबको बेच दिया जाता है। इससे जनता आक्रोशित हो जाते हैं और एक आंदोलन शुरू करता है। और जो पहल राजकोट कॉटन मिल की लेबर यूनियन ने की, इसका पहल सबसे पहले राजकोट की लेबर यूनियन करते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी थी। इस तरह से दिवालिया होने के बावजूद तो जनता में आक्रोश था। उन्हीं 1936 ईस्वी में क्या होता है, 800 कर्मियों ने 21 दिन का हड़ताल शुरू किया। दरबार जो थे, मतलब जो राजकोट के दरबार थे, वह इसके आगे झुकने से मना कर दिए। इसके बाद कठवाड़ा राज्य परिषद की मीटिंग बुलाई गई और यह मीटिंग जो लगभग 8 साल बाद संपन्न हुई थी। इसमें 15,000 लोग आए थे और मांग की गई कि सरकार करों में कटौती करे, क्योंकि इस तरह से उनके द्वारा ऐसे किया जाता था जिसका प्रभाव जनता पर पड़ रहा था। तो करों में कटौती करने की बात हो गई। दरबार ने इस मांग को अनसुना कर दिया और लिहाजा 1938 में परिषद के कर्मचारी ने प्रदर्शन भी किया, तो जिसके एवज में रियासत और अंग्रेजों के पुलिस ने बेरहमी से उन्हें पीटा और जवाब में फिर से एक हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह के रूप में करते हैं। 1938 के अंत में अंग्रेजी हुकूमत को यह डर सताने लगता है कि कांग्रेस यहाँ अंग्रेजों से जीत जाएगी। यहाँ पर मतलब उसको डर सताने लगा कि यहाँ पर फिर कहीं ना कुछ ऐसा आंदोलन हो जाए जिसमें क्या हो जाए कि कांग्रेस की हार हो जाती है। यह एक पत्र भी लिखती है ब्रिटेन में कि अगर इसे नहीं समय से दबाया गया
इस पर नहीं विचार किया गया तो यह काफ़ी नुकसानदायक होगा ब्रिटिशर्स रियासत के लिए। तो वही 26 दिसंबर 1938 को सत्याग्रह की मांग मान ली जाती है, लेकिन जो मांग मांगता है उसके बाद जो होता है हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत ने दरबार को इस एक तरफा फैसले से नकार दिया। तो फिर 26 जनवरी 1939 ईस्वी को सत्याग्रह शुरू होता है। इसमें गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई खुद इसका नेतृत्व करेगी। तबीयत खराब होने के बावजूद इसमें सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के तत्काल हुकूमत के लिए भी ले गया, हिरासत में ले लिया जा चुका होता। तभी महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में जुड़ने का मन बनाते हैं और 3 मार्च 1939 ईस्वी को गांधी जी अनशन पर बैठेंगे। और वही जब अनशन पर बैठेंगे तो पूरे देश में हड़ताल शुरू हो जाएगा। और 7 मार्च को वायसराय उसमें लॉर्ड लिथगो होता है। लॉर्ड लिथगो ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मध्यस्थता करने की बात रखती है और उसके बाद सत्याग्रह के पक्ष में निर्णय सुनाते हैं। उसके बाद गांधी जी अपना अनशन को तोड़ते हैं। तो इसके बाद फिर देश भर में रियासतें के लोग आज़ादी के लिए लड़ाई से जुड़ने लगते हैं। तो ये घटना था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार क्या किया था, नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने को तकनीक को अपनाया था। और उनकी जो निकट सहयोगी सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी कौन थे, राजकोट के वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 में, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किसमें किए थे, ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन में, रॉलेट टैक्स सत्याग्रह में 1918। तो सबसे पहले बात हुई तो सबसे पहले भूख हड़ताल का जो उन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग किया था तो अहमदाबाद मिल मजदूर में। अब अहमदाबाद मिल मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल क्या था, तो आइए उसे समझते। यह घटना है 1918 ईस्वी की। अब 1918 में भी कब, तो मार्च 1918 ईस्वी की घटना है। क्या होता, अहमदाबाद के जो मिल होते हैं वह 1917 ईस्वी में प्लेग की बीमारी होता। तो प्लेग की बीमारी को लेकर क्या कहता है कि उन लोगों को बोनस भी दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेग की बीमारी कम होती थी या बोनस देना अंग्रेज जो मिल मालिक होता है वो बंद कर देता है। जैसे ही बंद करता है तो इसके एवज में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका है, महंगाई भी चरम पर होता है। अब क्या होता है कि मजदूर मिलों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसका विद्रोह किया जाता है, यानी कि इसका विरोध किया जाता है। वह मांग करता है कि वेतन के साथ में उन्हें 50% की और बढ़ोतरी किया जाए। तो क्या होता है, इससे मिल मालिक इसको खारिज कर देता है, यानी कि मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कौन, मिल मालिक। अब क्या हो जाता है कि अनसुईया बेन होते हैं। जो अनसुईया बेन आपको पता होना चाहिए कि वह स्वयं एक मिल मालिक जो अम्बालाल साराभाई की बहन भी थी, जो कि गांधी जी के करीबी मित्र भी थे, उन्हीं के द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित भी किया जाता था। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से होता है, दिया जाता नहीं दिया जाता। फिर गांधी जी 15 मार्च 1918 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद से यह शुरू होता है। गांधी जी आते हैं, अनसुईया बेन जो साराभाई होता है उसके द्वारा आगरा पर वो आते हैं, जुड़ते हैं और क्या करते हैं 1917 ईस्वी। अब क्या होते हैं कि कहने का मतलब है वो क्या होते हैं, वह मजदूरों के साथ में क्या करते हैं 21 दिन का वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्या करते हैं, मजदूरों के साथ वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। यह हड़ताल 21 दिन तक चलती है और अंत में मामले की गंभीरता को देखते हुए वेतन में पहले तो 20% बढ़ाने की बात होती है, लेकिन फिर एक कमेटी बनाकर 35% की वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। और इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा क्या कहता है, ट्रस्टशिप का सिद्धांत भी दिया जाता है, यानी कि जिसके अंतर्गत जो पूंजीगत है या मिल मालिक है का यह कर्तव्य है कि अपने जो कार्य करने वाले मजदूर या कर्मचारी है के हित को ध्यान रखना चाहिए। यही उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यहाँ पर उन्होंने दिया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। तो यह प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ पर भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किए थे। वह 21 दिन तक चला था और ये था अहमदाबाद मिल मजदूर। नेक्स्ट देखिएगा 26 में जलियांवाला बाग गोली चलाने का आदेश। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जलियांवाला बाग किस तरह से एक संकीर्ण था, चारों ओर मकानों से घिरा हुआ था, एक संकीर्ण रास्ता जाने का था जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ भाषण दिया जा रहा था। उसमें जनरल एच डायर के द्वारा क्या कहता, यह आदेश दिया जाता और वह 90 सैनिकों के साथ लगभग 1605 राउंड गोलियां 10 मिनट तक चलाती है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो हम लोग अभी चर्चा किए कि वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, जब रेडियो प्रसारण के द्वारा जब 1944 ईस्वी में जापान की सेना के सहयोग के साथ आज़ाद हिंद फौज और जापान की सेना के सहयोग तो कुछ भारतीय क्षेत्रों को जीतते हैं और वह अपने राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधन करते हैं और महात्मा गांधी भी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे पहले कारण क्या था, तो देखिए क्रिप्स मिशन को असफल होने के कारण क्रिप्स मिशन भारत क्यों लाया गया था, तो क्रिप्स मिशन भारत को भेजने के पीछे यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग मिले, इसी के एवज में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। लेकिन क्या होता है, जो क्रिप्स मिशन भारत गया था इसमें स्पष्ट झलक नहीं रख रहा। भारतीय जो थे नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट देने को तैयार था। फिर जो और भी बात किया जाए, मतलब आप ले लीजिए कि ये
क्या बोलता है उसको, एक मिनट, हाँ, घटना है, मतलब उसको आप बोलेंगे क्या, हाँ, कि जो ये क्या था, पूर्व स्वतंत्रता के स्थान पर तो डोमेन हिस्ट्री देने की दर्जा बात थी। देशी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन की जगह पर वह मनोनयन की व्यवस्था कर रहा था। प्रांतों में भारतीय संघ के दोनों पृथक बनाने की व्यवस्था पर विरोध कर रहा था, तो इसके कारण वो प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त हस्तांतरण की योजना के अभाव में प्रतिरक्षा के मुद्दों पर भी वो वास्तविक मंजूरी देने को भागीदारी नहीं था। तो ये सभी अप्रत्यक्षता के कारण, तो देखिए प्रश्न पड़िए कि इसमें से क्या है, तो क्रिप्स मिशन व विंस्टन चर्चिल के प्रतिक्रियावादी होना, ये कुछ पर्याप्त नहीं लग रहा। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऐसा भी नहीं था। गांधी का शांतिवादी तो शुरू से ही थे, ऐसा भी कुछ इसका अर्थ नहीं। क्रिप्स को ग्रहण करें या छोड़, हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इसको ग्रहण किया जाए या छोड़ा जाए, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट भी देने की बात हो रही थी। हाँ, कुछ को निर्वाचन और कुछ को मनोने की बात हो रही थी, यह भी एक कारण सबसे बड़ा बना। अंततः उसे छोड़ने की बात हो गई, है ना। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में फिर क्रिप्स मिशन को भी गांधी जी ने अग्रिम बैंक चेक का कहकर संबोधन किया, बहुत सारे तरीकों बहुत सारी टिप्पणियाँ कहकर क्रिप्स मिशन का संबोधन किया। तो यही मेन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त होगा। अगर वो नहीं होता तो हम लोग और भी विचार करते, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो क्रिप्स मिशन मुख्य रूप से जो भेजा जाता है वह द्वितीय विश्व युद्ध जहाँ पर चरम पर होता है, तो उसी के सपोर्ट लेने के लिए ना, कि ताकि वो भारतीयों को सहयोग मिले। और भारतीय मांग करता है कि आप हमें जब तक पूर्ण आज़ादी नहीं देंगे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन वो डोमिनियन राज्य देने का तैयार था। इस तरह के मतभेद के कारण ये क्या हो गया, क्रिप्स मिशन असफल कारण रहा। 29 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, ये वही अबुल कलाम आज़ाद है जिनके द्वारा जो अल हिलाल पत्रिका था, जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था, और उसके माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे पहले जो अबुल कलाम आज़ाद बने थे वह कब बने थे, यानी कि सबसे युवा नेता, कांग्रेस नेता के रूप में अबुल कलाम आज़ाद को ही जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 1923 ईस्वी में सबसे पहले, फिर 1940 से 45 सबसे ज़्यादा तक। 30 में देखिए, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब जिस समय महात्मा गांधी, भारत का आज़ादी का समय होता है, उस समय हालांकि किनके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यह उन्हें एक दूत के द्वारा वह उस सेलिब्रेट को मनाने के लिए उन्हें महात्मा गांधी के पास भेजा जाता है। हालांकि महात्मा गांधी इसका मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इस आज़ादी के समय में, मतलब जो भारत ज़रूर आज़ादी मनाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उस समय बता दिया गया था ना कि 2 राज्य होगा, पाकिस्तान या भारत, जो जहाँ जाना जा सकते। तो लोगों में क्या था, एक तरह से सांप्रदायिक वहाँ पर मतभेद था लोगों में। पूरा सांप्रदायिक जो था, एक तरह से क्या हो रहा था, सांप्रदायिक कहिए कि एक दूसरे से मतलब लड़ाई भी काफ़ी चरम पर था। लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे। तो उसी को रोकने के लिए वो कोलकाता के क्या होते हैं, नौआखरी जगह होते हैं, वहीं पर सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी होते हैं। हालांकि आप देखेंगे काफ़ी मतलब अच्छा वक्तव्य लिखा गया है, जो भेजते हैं महात्मा गांधी को दूत के रूप में मनाने के लिए, दिल्ली बुलाते हैं। तो दूत रहता है, दूत को महात्मा गांधी सबसे पहले आते हैं, पूछते हैं आपने खाना खाया नहीं, पहले वो खाना खिलाते हैं। उसके बाद जब वो दूत जाने लगता है तो एक सूखे पत्ते पेड़ से गिरा हुआ उपहार के रूप में देते हैं। वो गांधी जी कहते हैं कि ना ही मेरे पास तो सत्ता है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, तो ये मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मेरे पास बस यही है। तो आप क्या करिए, मेरे तरफ से यह उपहार जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा दिए, सूखे पत्ते। तो यह मतलब जो मर्मर भावना थी महात्मा गांधी का सुनकर, वो जो दूत था उनकी आंखों में आंसू आ जाता, पत्ता भीग जाता। महात्मा गांधी कहते हैं कि भगवान को भी ये नहीं मंजूर है कि ये सूखे पत्ते जाएं, इसलिए उन्होंने इसे गीला कर दिया। काफ़ी अच्छा है, कभी मौका मिले तो पढ़िए किस तरह से महात्मा गांधी ने उस चीज़ को, उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा होता है, और महात्मा गांधी किस तरह से गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के यहाँ घूर कर इस सांप्रदायिक दंगे को रोकने का अथक प्रयास किए। और यहीं पर एक लेटर भी आता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर रहता है, जिसमें कहता है कि हमारे पास 50,000 सैनिक होने के बावजूद भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे को नहीं रोक सका, लेकिन आप एक अकेले व्यक्ति हैं जो इस नोआखली में, उस जगह में एक भी दंगे नहीं होने दिए। काफ़ी अच्छा है, कभी मौका मिले तो पढ़िए ज़रूर। नेक्स्ट देखिए, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। यही माउंटबेटन योजना, आपको पता होगा माउंटबेटन कौन थे। माउंटबेटन, इनका एक मतलब कहिए कि एक अंदर से उल्लास भी रहता है, शौक भी रहता है कि हम भारत का क्या बने, गवर्नर जनरल बने। क्योंकि जब वो उस समय पहले ये जल सेना में होते हैं ना, तो होते हैं, तो
काफ़ी ये शोहरत वोहरत देखकर काफ़ी इनका मन बनता है। तो लास्ट में लॉन्ग माउंटबेटन योजना के तहत ही भेजा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जल्द से जल्द 15 अगस्त 1947 के तहत भारत को आज़ादी दिया जाता है। इसी में देखेंगे भारत को 2 प्रांतों में बनाए रहने का भारत पाकिस्तान का सुझाव दिया जाता है, या तो आप भारत में सम्मिलित होइए या पाकिस्तान में। जिस तरह हैदराबाद देखेंगे कि वह स्वतंत्र रूप से स्वायत्त रूप से बनाने के लिए चुना जाता है, लेकिन बाद में फिर वल्लभ भाई पटेल के कहने पर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उसको भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। नेक्स्ट देखिए, और ये आज़ादी भी मिलता है। नेक्स्ट 32 में महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हो जाता है। हालांकि ना कारण थोड़ा सा रहता है, आगे चर्चा हम लोग और भी विस्तार से करेंगे, है ना, कि किस बात को लेकर वो जो होता है महात्मा गांधी होते हैं जो क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर। नाथूराम गोडसे होता है, उसका एक तरह से कट्टरवादी तरह से उसका निष्कर्ष निकल कर आता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 33 में है, देखिए वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि महात्मा गांधी किस तरह से जो पाकिस्तान का निर्माण होता है। तो बात होती है धन की देने की, लगभग 44 करोड़ या समथिंग था वो देने की बात होती है। तो कुछ लोगों का ये तो था कि महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस स्तर पर अगर आप थोड़ा तह तक जाएंगे तो हर कुछ उचित ही था, गलत नहीं था। लेकिन कुछ लोग कहिए कि एक तरह से कट्टरवादी होते हैं तो उनकी मनोभावना अलग हो जाती है। तो उनकी जो नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिया गया था। 33 में देखते हैं कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इससे पहले प्रश्न आया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिसमें माउंटबेटन थे, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है तो वो बने थे श्री राजगोपालाचारी। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि जो संविधान भारत का बना उसे बनने में टाइम लगा, 2 वर्ष 18 माह समथिंग मंथ लगा, तो थोड़ा टाइम लगा। इसके कारण 26 जनवरी 1949 को हमको क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो वह कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी को तो गांधी के रूप में, नेता ये राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना। चलिए वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। देखिए वल्लभ भाई पटेल की चर्चा हम लोग दो मामलों में की है। राज्यों के पुनर्गठन में, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हैदराबाद को पुनर्गठन में अहम भूमिका उनकी रहती है। बीसीआर सैनिकों के साथ जाते हैं और अहमदाबाद को आत्मसमर्पण कराते हैं, क्योंकि उसका कुछ स्वायत्त तो जरूर हुआ था, लेकिन वो उसके जो हरकत थे, जिस तरह से उसके द्वारा एक्टिविटी कार्यपद्धति जो किया जा रहा था, बाहर से सहयोग, हथियारों का अवैध लेन देन, उन सभी को देखते हुए उन्होंने हैदराबाद को क्या किया, भारत में विलय करने का डिसीजन लिया और लगभग 1948 ईस्वी में उसका विलय किया। लौह पुरुष के रूप में भी जाना था, देश बंधु के रूप में ये नहीं, देश बंधु के रूप में सीआर दास जाने जाते हैं। देश बंधु क्या कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस के कहने पर वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ही रहे थे, लेकिन उनके कहने पर क्या होते हैं, वह वकालत भी छोड़ देते हैं। काफ़ी चलता खस्ता वकालत, काफ़ी नाम प्रसिद्धि कमा चुके होते हैं। जो भी धन संपत्ति वो कमाते हैं वो क्या करते हैं, अस्पताल बनाने में, महिलाओं के उत्थान में वो लगा देते हैं। उसी के बाद उन्हें देश बंधु के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो आशा करते हैं आपको परिचित ही होगा। पहला 30 में, दूसरा 31 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो भी गांधी जी इरविन के कहने पर, इरविन के कहने के बाद जो समझौता होता है, उस समझौता के बाद कांग्रेस के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि इसमें गांधी जी उस क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और वह 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो जिस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में आते, उस उद्देश्य की वहाँ चर्चा नहीं होती, इस पर बात नहीं होती है, तो वह भी असफल माना जाता है। और गांधी जी आकर फिर से असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब बताइए असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। हालांकि बोला जाता है औपचारिक रूप से 1 अगस्त को शुरू हो गया था, लेकिन हमने देखा कि विशेष अधिवेशन जो नागपुर में हो, विशेष अधिवेशन कोलकाता में होता है, वहाँ पर इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर भी कुछ और भी था, यानी कि जो अंतिम अधिवेशन जो होता है नागपुर में, वहाँ से पारित कर असहयोग आंदोलन को वो चलाते हैं। असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम को दोनों का सहयोग मिलता है। कारण क्या होता है कि जो खलीफा आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन, उसमें गांधी जी ने भी उसका सहयोग किए थे, क्योंकि ये अली बंधु के द्वारा स्टार्ट किया जाता है ना। इसमें शौकत अली और वो दोनों होते हैं, तो उनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भाग लेते हैं, और वही हिंदू मुस्लिम होता है। जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो उसमें मुस्लिमों का भी, और आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी आंदोलन जब उसमें सभी लोगों के क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग मिले तो आंदोलन काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी एक अलग उसका निष्कर्ष निकलता है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने, तो उसका मतलब असहयोग आंदोलन कहिए कि अगर ना समाप्त होता तो कहिए भारत आज़ादी के करीब में होता। जिस तरह से जितने बड़े स्तर पर लगभग 396 जगह आंदोलन चला था, 70 लाख का नुकसान हुआ, मतलब बहुत सारे अंग्रेजों का इस तरह से उसमें झेलना पड़ा, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण फिर वापस लेना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा
असहयोग आंदोलन, तो लॉर्ड कैनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग कैनिंग तो वहाँ पर था 1857, तो वह जगह लॉर्ड चेम्सफोर्ड जगह जो 16 से लेकर 16 से 19 तक रहा था ना, 16 से 21 तक 19। चलिए, लॉर्ड कैनिंग कब रहा था? 1856 से 62। चलिए नेक्स्ट हम लोग 38 में देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसके लेखक थे? वह थे चित्तरंजन दास। तो यह प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, आसानी तुरंत हड़बड़ में आप मार दीजिए जवाहरलाल नेहरू, तो वो अलग था। तो इंडिया फॉर इंडियंस की पुस्तक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। आगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के देखेंगे, डिस्कवर ऑफ इंडिया इनके बारे में, फिर महात्मा गांधी के भी देखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ, उसी में लिखे थे वो जो चर्चा किए थे ना चंपारण में। नेक्स्ट देखिएगा 39 में देखिए, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? चलिए आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, उसमें उधम सिंह छोटे रहते, लेकिन वह जो है उस चीज़ को वो अपनी आंखों से देखते हैं और वो आंखों से उन्हें हटते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, उधम सिंह इस चीज़ को बदला लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि उधम सिंह से निकलने से पहले, जैसे उधम सिंह तो मारने के लिए ज़रूर निकलते हैं, लेकिन उनसे पहले क्या हो जाता है कि जो जनरल डायर रहता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु होता है। अब बचता है जनरल ओडायर। जनरल ओडायर क्या होता है, इस चीज़ को जो होता है कमेटी को सही ठहराता है ना, जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्या होता है, वो वहाँ जाते हैं, तहकीकात करते हैं, 7 दिन तक रैकिंग करते हैं जनरल ओडायर का, फिर एक गाड़ी को 4 व्हीलर को खरीदते हैं, उसके बाद एक मोजर खरीदते हैं और एक किताब भी खरीदते हैं। इतनी मोटी किताब खरीदते हैं ताकि उनका वो मोजर जो लेते हैं पिस्टल वो उसमें सेट हो सके, और उसी के आकार को वो काट लेते हैं। और एक दिन मौका मिलते ही जनरल ओडायर एक सभा में उपस्थित हो रहा होता है और इस चीज़ को वहाँ पर वह तहकीकात कर वहाँ पर उस बुक के साथ में पहुँचते हैं, और जनरल ओडायर जैसे ही वो सभा से निकलता है, तड़ाक तड़ाक से उस पर 5-6 गोलियां दाग देते हैं और ऑन द स्पॉट वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जनरल उधम सिंह जो होता है वहाँ से भागते नहीं हैं, और क्या होता है, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यह जो बदला है 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को क्या क्या था इनके द्वारा, लगभग 20 से 21 वर्ष बाद लिया जाता है उधम सिंह के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपको पता ही होगा, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगा। इसमें लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया, और इसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरता से लाठियों की चार्ज होती है, जिसमें वो घायल होते हैं। इसका बदला लेने के लिए अब क्या होगा, इसका बदला कौन कौन लेगा? इसका बदला लेंगे सुखदेव लेंगे, राजगुरु लेंगे, भगत सिंह लेंगे। क्या करेंगे, सॉन्डर्स की हत्या करेंगे। हालांकि स्कॉट इसमें दोस्ती था, तो स्कॉट की जगह पे सॉन्डर्स निकलता, तो सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, तो उन तीनों की हत्या कब होती है? वह होती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को होती है। यह भी ध्यान में रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व, देखिए यह प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा गया है। 1920 भी रहेगा ऑप्शन में, 21 भी रहेगा, 25 भी रहेगा। तो देखिए जब 21 है तो 20 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन रूप से तो जो होता है 1920 ईस्वी में होता है, लेकिन जब 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जब विघटन होता है तो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी बनता है। तो भारतीय मार्क्सवादी पार्टी का कहना था कि जो इसका गठन हुआ वह 1920 में हुआ, लेकिन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसका कहना था 1925 में हुआ था। वो कहना था 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से काम स्टार्ट हुआ था 1925 ईस्वी। तो ये दो मानता है, तो प्रश्न दोनों से पूछ दिया जाता कभी कभी। एम.एन. राय थे, मानवेंद्र नाथ राय थे, जो हम लोगों ने देखा था ना, ताशकंद में वो मुखिया के रूप में एकत्र हुए थे, तो उनके जनरल सेक्रेटरी भी और भी सहयोगी आए थे, तो वहाँ पर हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का मतलब यह होता है कि इसमें ना कोई जाति ना कोई धर्म का कोई भी पार्टी नहीं होगा, इसमें हर समुदाय हर जाति धर्म को एक तरह मान्यता दिया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य स्थापना करने का यही था। हमने देखा था ना कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थापना किया गया था, जिसमें पहला उसका भारत में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। याद करिए, गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो वहाँ भी 1911 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं। और याद करिए उस समय क्या हुआ रहता है, उस समय वेस्टेल में एक आंदोलन कर रहे होते हैं गांधी जी, क्योंकि एक वो जो विधेयक ले जाया जाता है ना, पंजीकरण वाला विधेयक होता है, तो उसको लेके गांधी जी वहाँ भी क्या कर रहे, नेतृत्व कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो वहाँ के जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आंदोलन कर रहे होते हैं, मतलब आपको इसी समय गांधी जी को क्या होगा, एक 1100 एकड़ में टॉल्स्टॉय फार्म भी 1910 ईस्वी में इनके नाम एगो सहयोगी करेंगे, जो टॉल्स्टॉय आश्रम बनाएंगे। किसके तहत बनाएंगे? जो था ये आश्रम, कौन सा आश्रम था,
देखिए ना, भूल गए, वो आश्रम था ना, उसी के तहत बोर्ड बनाए जाते हैं ना, जहाँ पे मतलब मतलब उसी तरह के लोग, एक ही समुदाय के लोग रहेंगे। कौन सा था, फिनिक्स आश्रम, हाँ उसी के तहत उसी तरह का आश्रम वो बनाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे। तो ये तो था 1911 से वो वहाँ पे जाते हैं। तो जो बोअर, वहाँ पर बोअर युद्ध भी उस टाइम चल रहा होता ना। बोअर युद्ध होता है कि जो क्या होते हैं, अफ्रीकाई होते हैं, वो अंग्रेज सरकार के विरोध में कर रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं। उसमें होता है भेदभाव वाली कुव्यवस्था को समाप्त करने को लेकर, जिसमें वहाँ के जो सहयोग होता है वो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को विश्वास में दिलाता है कि हम इसे क्या करेंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए 43 में, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का जो जवाब है वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि इकबाल के द्वारा ये पहले ही पंक्तियों में दिया जाता है कि किस तरह से मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इनके द्वारा कहा गया। तो चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में कर लेंगे मोहम्मद इकबाल के बारे में, कि उन्होंने किन परिस्थिति में इस चीज़ को संबोधन किया था, है ना, ध्यान में रखेंगे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो दीनबंधु के नाम से जो विख्यात है वो कौन है, वो है चित्तरंजन दास है। अब आपको पता ही होगा कि दीनबंधु क्यों कहा गया था, क्योंकि कांग्रेस के कहने पर उन्होंने अपनी संपत्ति को पूरे दान में दे दिया था। किस पे, मेडिकल कॉलेज बनाने में, स्त्रियों के अस्पताल में पूरे दान दे देते थे। और इसकी भावना को देखकर उन्हें क्या कहा गया था, देशबंधु, दीनबंधु कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा, दीनबंधु है ना, देशबंधु नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देशबंधु नहीं है, उनको देशबंधु कहा गया था ना, यहाँ पे दीनबंधु है। तो ध्यान में रखिएगा। तो दीनबंधु का प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा CF एंड्रयूज हो जाएगा, है ना, के नाम से विख्यात कौन है, CF एंड्रयूज है। इनकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे कि CF एंड्रयूज है, क्या परिस्थिति हुई थी जिसके कारण इस संबोधन को किया गया। 45 में देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, ये आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में भी उन्होंने चंपारण आंदोलन के बारे में इस चीज़ को जिक्र किया है, किस तरह से शुक्ला जी हमारे पीछे पड़े, उसके बाद नहीं चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ा, चंपारण जाने पड़ा। जो आज तक उनके नाम नहीं सुने थे, उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा कहीं नील की खेती किया जा रहा। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आता है। सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में होता है। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में होता है। और गांधी इरविन समझौता क्या होता है, यह 1931 ईस्वी में होता है। ये तो आप ऐसे ही पता लगा लेंगे। सबसे पहले 1920 असहयोग आंदोलन, 2 से कौन है, ऑप्शन नंबर 4 ही, तो 2 है, 4 है। चलिए 1920 ईस्वी के बाद क्या होगा, 1920 ईस्वी के बाद 1908 ईस्वी होगा। तो 2 के बाद 1 होगा, 2 के बाद 1, दोनों ऑप्शन में है। अब 2 1 1908 के बाद क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में। तो 1 2 1 के बाद 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी, आ गया ना प्रश्न। इसकी चर्चा हम लोग किए थे ना कि दांडी मार्च के जो स्टार्ट है, सविनय बागी आंदोलन का स्टार्ट दांडी मार्च से ही हुआ था, जिसमें 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी क्या किए थे, अहमदाबाद से दांडी पहुंचे थे, जो 385 किलोमीटर यानी 240 मील भी कभी दिया जाता है ना, जिसमें गांधी जी के साथ महिलाओं का भी बढ़ चढ़ का सहयोग रहा था। 48 में देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, किसको कहा था, वो रॉलेटेड कानून। रॉलेटेड कानून क्या था, जो 1917 ईस्वी में सर सेडिसन रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून को लाया गया था। उसमें यही था कि उसमें चेक करना था, इसलिए लाया गया था उसकी अध्यक्षता, कि उसमें बताना था कि जो भारतीय क्रांतिकारी की जो गतिविधि है भारत में किस स्तर तक व्याप्त है, किस स्तर तक पहुंची हुई, उसी को जांच करने के लिए। तो इस विधेयक ने 2 रिपोर्ट सौंपा और इसी के आधार पर 2 विधेयक को पारित किया गया। पारित तो हालांकि एक ही को किया गया, दूसरा को विरोध तो दोनों पे किया गया, लेकिन एक विरोध को वापस ले लिया गया। और इसी विरोध का अराजकता, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम कहा के, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसे काला कानून भी कहा गया, क्योंकि इसमें बिना वारंट की किसी की गिरफ्तारी, समूह में चलने पर गिरफ्तारी, बिना कोई मुकदमा के शक के आधार पर गिरफ्तारी, इन सभी के कारण इसका विरोध किया गया। इसे काला कानून भी कहा गया, बिना दलील बिना वकील का भी कानून कहा गया, जो 1919 ईस्वी में पास हुआ। हालांकि बोला एक कारण यह भी था कि जो भारत का रक्षा कानून जो ब्रिटिशर्स के द्वारा था ना, वो भी खत्म होने वाला था, 3 साल के लिए लागू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के साथ देखिए आ गया ना प्रश्न, इसकी चर्चा कर रहे थे कि कुछ और भी महत्वपूर्ण नेताओं का साथ उसमें रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ध्यान में रखिएगा, ये लोग भी उनका रहा था। अब चंपारण है ना, हाँ चंपारण है, दांडी नहीं, चंपारण। देखिए क्या होता है, चंपारण वो क्या कहते हैं, जब शुक्ला जी उनका पीछे पकड़ते हैं तो लास्ट में जब कहाँ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, तो वहाँ
वहाँ पर वो बोलते हैं कि हम कलकत्ता आ रहे हैं, वहाँ से हम आपके चंपारण चलेंगे। तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में गांधी जी के आने से पहले से वहाँ चले आते हैं, फिर गांधी जी को लेकर आते हैं। 10 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं, पटना पहुँचते हैं, फिर मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। वही मुजफ्फरपुर में वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे मुजफ्फरपुर कॉलेज के, वो मिलेंगे। वहाँ पर अनुग्रह नारायण सिंह के अलावा ये मिलेंगे जो उस समय जेपी कृपलानी के अध्यक्ष भी होते हैं, क्या नाम है उनका, देखिए ना ध्यान से निकल गया, जेपी कृपलानी ही स्वयं होते हैं अध्यक्ष। वो उनसे मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहली मुलाकात यहीं पर होगी, जो बाद में देखेंगे किस तरह से भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहीं पर होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन शामिल थे, ये सभी शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज आने के से संबंधित नहीं है, तो देखिए जनरल मोहन सिंह भी हैं। हालांकि देखिए थोड़ा समझिए क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज पहले आज़ाद हिंद सरकार के नाम से 1915 से अफगानिस्तान में ठाना किया था। इसमें से जनरल सोहन सिंह भी होते हैं, और ये भी होते हैं, क्या नाम है, जनरल सोहन सिंह के अलावा देखिए ना एक और व्यक्ति होते हैं, निरंजन सिंह होते हैं, वो भी होते हैं। गुरदास सिंह ढीलो सनबाज होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद रास बिहारी बोस जब इसका कमान संभाल रहे होते हैं, तो जनरल मोहन सिंह जापान की सेना जब भारतीय आज़ाद हिंद फौज में जो स्थापना में जब अपने सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को देती है, तो फिर निरंजन सिंह और ये मोहन सिंह के साथ कुछ मतभेद होता है, जिसके कारण मोहन सिंह और जनरल निरंजन सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, ये सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़ते हैं, आते हैं, फिर इसमें वो सहयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सभी लोग हैं, शाहनवाज खां, गुरदास सिंह, जनरल मोहन सिंह, ये सभी संबंधित हैं आईएनए से। और ये जो आरसी दत्त है ये नहीं संबंधित। तो इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कौन है। तो आज के लिए इतना ही। ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था, विस्तारपूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ नए अध्याय में मिलते, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।